हाय, दिस इज हरीश और आज मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूँ सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेस। जिस चैप्टर पे आज चर्चा करेंगे वो है रजिस्ट्रेशन। फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले तुमको बता दूं क्या क्या होने वाला है। क्लॉकवाइज शुरू करेंगे। पहले तुमको टॉप लेफ्ट पे दिख रहा होगा सेक्शन 22 पर्सन लायबल टू रजिस्टर, उसके बाद सेक्शन 23 पर्सन नॉट लायबल टू रजिस्टर, उसके बाद सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 25, 26, 27 ये एक सेट में किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की पूरी बातें यहाँ पे हो जाएंगी, अपने साथ में कुछ खत्म हो जाएगा। सेक्शन 28 देखेंगे, उसके बाद में अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन एंड बाद में 29, 30 ये एक सेट होता है, दैट इज कैंसिलेशन, और उसके बाद में रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। पूरी चीजें पूरी मॉड्यूल से ड्राफ्ट करके मैंने रखी हुई है। फटाफट से डिवाइस ये सारी चीजें कर दें। लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग दिस चैप्टर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेक्शन 22 से, दैट इज पर्सनल लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब मेरी बात समझो, ये सेक्शन 22 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरी एक डिस्कशन आप समझ लो 15 से 20 मिनट चलेगी। इसके बाद में आपको कभी सेक्शन 22 में डाउट नहीं होगा, पूरे रजिस्ट्रेशन चैप्टर का बेस बन जाएगा। उसके बाद में आप भले वीडियो बंद कर दो, इट इज अप टू यू, लेकिन सेक्शन 22 की मेरी डिस्कशन एक बार सुन लो, उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मुझे थैंक यू बोलोगे कि आप अपना वीडियो बंद कर दोगे, वो मुझे पता चल जाएगा। सेक्शन 22 के अंदर तीन बेसिक बात है। एक है टर्नओवर, जब एक्सीड हो जाता है टर्नओवर के बेसिस पे पर्सन हो जाता है लायबल टू रजिस्टर। ये पॉइंट लंबा चलता है, बहुत बड़ा पॉइंट है। उसके बाद में आगे वाली बातें, दो छोटे से पॉइंट्स आपको दिखेंगे नीचे येलो कलर के, दैट इज ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हो रहा है तब आप लायबल टू रजिस्टर कब होते हो, और अमालगमेशन डीमर्जर वाले केसेस में। ये दोनों पॉइंट 2 मिनट के काम है। मेन बात हमारी होगी टर्नओवर वाले पॉइंट। टर्नओवर स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आपको दो टर्नओवर दिख रहे हैं, एक है बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट 10 या 20 लाख की, और दूसरा है एनहांस थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख की। 40 वाले पे बाद में डिस्कस करते हैं, पहले जो बेसिक है 10 या 20 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट, उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे सेक्शन 22(1) सबसे पहला पॉइंट पिंक कलर का, वो उसको गवर्न करता है। सेक्शन 22(1) बोलता है कि एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी लायबल टू रजिस्टर इन दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही मेक्स टैक्सेबल सप्लाईज। लेकिन उसको कब कराना होगा रजिस्ट्रेशन? If his aggregate turnover in a financial year exceeds the specified threshold limit। आपको स्टेट वाइज दिया गया है। अगर एक भी ब्रांच आपकी नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा ऐसे वाले स्टेट्स में लोकेटेड है तो आपको 10 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट होगा। और यहाँ पे कहीं पे भी ब्रांच लोकेटेड नहीं है, इसके अलावा इंडिया में कहीं पे भी ब्रांच है, तो उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाती है 20 लाख रुपए की। ये बड़ा बेसिक सा पॉइंट है, लेकिन इसके अंदर 3 महा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आते हैं। ये कंक्लूजन मैंने ग्रीन कलर से तुमको हाईलाइट करके हुए लिखे हैं। पहला कंक्लूजन बोलता है वेयर डज ही बिकम लायबल टू रजिस्टर इन दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही मेक्स टैक्सेबल सप्लाईज। मेरा पहला एग्जांपल समझो, मेरी एक ब्रांच है महाराष्ट्र के अंदर, वहां से मैं टैक्सेबल सप्लाईज करता हूं। पंजाब के अंदर है, वहां से भी टैक्सेबल सप्लाईज करता हूं, लेकिन गुजरात के अंदर से मैं एग्जाम सप्लाईज करता हूं। इसका मतलब ये कि जैसे ही मेरी टर्नओवर क्रॉस होगी, जो भी 10 या 20 लाख, मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है सिर्फ पंजाब और महाराष्ट्र के अंदर। गुजरात से नहीं कराना है, क्योंकि गुजरात में मैं सिर्फ एग्जाम सप्लाईज या फिर नॉट लेवेबल टू जीएसटी वो वाली सप्लाईज करता हूं। गुजरात से मुझे कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होगी। ये पहला कंक्लूजन था। दूसरा कंक्लूजन, व्हेन डज अ पर्सन बिकम लायबल टू रजिस्टर, यू नो इट वेरी वेल। अगर ये वाले 4 स्टेट्स में ब्रांच लोकेटेड है तो 10 लाख हो जाएगा, और अगर इसके अलावा यहाँ पे कोई भी ब्रांच लोकेटेड नहीं है, इसके अलावा इंडिया में कहीं पे भी ब्रांच है, तो आपके लिए 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाएगी। मेरे इस एग्जाम्पल के हिसाब से मेरा जब 20 लाख थ्रेशोल्ड क्रॉस होगा तो मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि मेरा वो 4 स्टेट्स में नहीं है, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर ब्रांच लोकेटेड है। तो 20 लाख क्रॉस होएगा तो मैं पंजाब और महाराष्ट्र के अंदर रजिस्ट्रेशन लूंगा। दिस वाज कंबाइंड। आपको समझ में आ गया? अब मैं आपको तीसरा एग्जांपल दे रहा हूं। मैं अगर आपसे ये कह दूं कि मेरी पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात में तो ब्रांच है, टैक्सेबल कर रहा हूं, एग्जाम कर रहा हूं गुजरात से। मैं ये कह दूं कि मैंने नागालैंड में एक ब्रांच खोली है, तो क्या आप ये कह दोगे कि मेरा टर्नओवर 10 लाख हो जाएगा स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट? आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट रिड्यूस होकर 10 लाख पे कब आ जाएगी? 10 लाख पे तब आएगी जब मैं नागालैंड में एक ब्रांच है, मान लो नागालैंड में जो ब्रांच है वहां से मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं, टैक्सेबल सप्लाई, तब जाकर के मेरी रिड्यूस लिमिट हो जाएगी 10 लाख की। आपको ऐसे ब्लंटली आंसर नहीं देना एग्जाम के अंदर कि भाई 4 स्टेट में एक भी ब्रांच लोकेटेड है तो आपके लिए थ्रेशोल्ड क्या होगा। देयर हैज टू बी ट्विन कंडीशंस फॉर रिड्यूस थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख की। ठीक है, 10 लाख की लिमिट कब अप्लाई होगी? जब आपकी 4 स्टेट्स में कहीं पे भी एक ब्रांच लोकेटेड है, या जितनी भी ब्रांच लोकेटेड है नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा के अंदर, एंड वहां से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, तब जाकर के ये कह पाएंगे कि मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख की हो गई है, अब 20 लाख नहीं है। जैसे ही 10 लाख होगा मुझे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मेरे एग्जांपल्स को अगर मैं 2 पार्ट्स में बांटूं, मैं ये कह दूं कि पंजाब, महाराष्ट्र से टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा हूं, गुजरात से एग्जाम सप्लाईज कर रहा हूं, और मैं नागालैंड से टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं, तो मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख पे आ जाएगी भाई। तब मेरी थ्रेशोल्ड 10 लाख पे आ जाएगी, क्योंकि उन 4 स्टेट्स के अंदर मेरी एक ब्रांच है एंड वहां से मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं, इसलिए मैं इसको ट्विन कंडीशन बोलता हूं।
तो मेरे को जैसे ही 10 लाख मेरा क्रॉस होगा, मुझे 3 स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन लेना है, पंजाब, महाराष्ट्र एंड नागालैंड के अंदर। गुजरात में तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है। दिस वाज वन डिफरेंट एस्पेक्ट टू लुक एट दिस क्वेश्चन सेक्शन 22(1) के ऊपर। अब बात करता हूं 22(1) का दूसरा वाला बात। अगर मैं ये कह दूं कि पंजाब महाराष्ट्र के अंदर ब्रांच है, टैक्सेबल अप्लाई कर रहा हूं, गुजरात से एग्जाम अप्लाई कर रहा हूं, नागालैंड के अंदर एक ब्रांच खोल दी और वहां से मैं एग्जाम अप्लाई कर रहा हूं। अब मेरा आंसर सुनो, मुझे ऐसे केसेस में यहां पे रजिस्ट्रेशन कहां पे लेनी है, मुझे महाराष्ट्र और पंजाब में करनी है, वहां से टैक्सेबल अप्लाई कर रहा हूं। गुजरात और नागालैंड से मुझे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी है, मैं एग्जाम अप्लाई कर रहा हूं। लेकिन मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी? मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख ही रहेगी, क्योंकि भले ही मेरी नागालैंड में ब्रांच है, लेकिन नागालैंड से मैं टैक्सेबल अप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं नागालैंड से सिर्फ एग्जाम अप्लाई कर रहा हूं। मेरी ट्विन कंडीशंस कंप्लाई नहीं हुई, मेरे को 20 लाख मतलब मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट गिर के 10 लाख पे नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्विन कंडीशंस को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, नीचे एंड लिख करके बीच में उसको हाईलाइट किया है। तो ये बातें समझना, वो 4 स्टेट में एक ब्रांच लोकेटेड है एंड वहां से टैक्सेबल अप्लाई कर रहे हो, तब आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाएगी 10 लाख की, गिर के नीचे आ जाएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है, ये पूरी डिस्कशन मेरी हो गई जो सेक्शन 22(1) का जो बेसिक वाला मेरे को बात करना था, बेसिक थ्रेशोल्ड 10 या 20 लाख का। ये तीनों आप हाईलाइट कर दो, तीनों कंक्लूजन्स हैं। अगर आपको एग्जांपल्स के तौर पे देखना है तो ये मेरे खुद का हाथ, मैंने ये फ्रेम किए हुए सारे दिमाग लगा के, तो ये एक बार रीड कर लो कि आपको पूरा पता चल जाएगा कि कैसे कब कब क्या अप्लाई होता है। अब मैं बात करता हूं तुम्हारे साथ में एनहांस थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। एनहांस थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख की कब अप्लाई होगी? देखो पॉइंट नंबर 4 और 5 में क्या है। पॉइंट नंबर 4 के अंदर प्रोवाइजो है, सेक्शन 22 का फर्स्ट प्रोवाइजो है। हमने ऊपर देखा था सेक्शन 22(1), यहाँ पे उसका फर्स्ट प्रोवाइजो गवर्नमेंट को पावर दिया है कि गवर्नमेंट अपना पावर यूज करके एक ऐसे कैटेगरी के लोगों को बता सकती है जो सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, तो उनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख की होगी। ज्यादा तक उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पावर को यूज करके इन्होंने पॉइंट नंबर 5 के अंदर एक नोटिफिकेशन लाया है। उस नोटिफिकेशन में इन्होंने बोला कि हाँ भाई ठीक है, हम ये बता रहे हैं कि जो भी पर्सन एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है उसको ये बेनिफिट मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 4 काम का नहीं है। एक्चुअली बात है कि भाई नोटिफिकेशन आ गया, उसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या बात बोली है। पॉइंट नंबर 1, 5 का 1 है, उसको मैंने ब्लैक टिक किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर कोई एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करता है, एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करता है, तो उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख की हो जाएगी। भले ही 10 लाख 20 लाख क्रॉस हो जाए, लेकिन जब तक उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख को क्रॉस नहीं करती, उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करता है। उसके अंदर पॉइंट नंबर 2 है, ब्लू वाला मैंने टिक किया हुआ है, रिलैक्सेशन दिया है। बोला ठीक है, अभी हमने आपको बोला कि एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करना, लेकिन आपको रिलैक्सेशन दिया है। एक ऐसी सर्विस है जो आप सप्लाई कर सकते हो, वो लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट देना, जहां पे बदले में इंटरेस्ट आता है इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन, वो वाली सर्विस दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सर्विस अगर आप दे रहे हो तो भी चलेगा, हम ये मान लेंगे कि आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो एक्सक्लूसिवली। लेकिन अगर इसके अलावा कोई सर्विस दोगे तो नहीं चलेगा, आपको 40 लाख का थ्रेशोल्ड बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर 10 या 20 लाख के हिसाब से जाना होगा। ठीक है, तो एक रिलैक्सेशन है, एक सर्विस इन्होंने अलाउ की है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 है, इसके अंदर आपको ध्यान देना है, एक्सेप्शंस टू द एनहांस्ड थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 लाख। 40 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट, ये जो अंदर ABCD 4 पॉइंट्स लिखे ना, इनको एनहांस्ड थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपकी एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, सिर्फ वो एक ही सर्विस कर रहे हो इंटरेस्ट वाली, तो भी आपको नहीं मिलेगा अगर आप ये 4 कैटेगरी में फॉल करते हो जो एक्सेप्शंस टू एनहांस्ड लिमिट ऑफ 40 लाख। पहला वाला पॉइंट, अगर कोई पर्सन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के उसके ऊपर रिक्वायरमेंट आती है सेक्शन 24 के अंदर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की, फिर ये 40 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं होगी, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा। दूसरा, अगर कोई पर्सन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लेता है अपनी मर्जी से, अगर उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया, फिर क्या फर्क पड़ता है, फिर तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। थर्ड वाला, अगर कोई पर्सन सप्लाई करता है ये नोटिफाइड गुड्स, ये आपने कॉम्पोजिशन चैप्टर में भी देखे थे, ये गुड्स, ये वाले गुड्स अगर कोई पर्सन सप्लाई करता है तो उसको ये 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। भले ही उसके ऊपर कोई भी कंपोजिशन स्कीम का ये मतलब रजिस्ट्रेशन का कंपलसरी नहीं आ रहा, वॉलंटरी नहीं आ रहा, लेकिन अगर ये वाले गुड्स वो कर रहा है तो 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूं। आइसक्रीम एंड अदर रेडिबल आइस वेदर नॉट कंटेनिंग कोकोआ, टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, पान मसाला, फ्लाई ऐश ब्रिक्स और फ्लाई ऐश एग्रीगेट एंड लास्टली फ्लाई ऐश ब्लॉक्स। तो वो फ्लाई ऐश एग्रीगेट के आगे जो वर्ड्स कट कर दिए हैं 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट, ये तो कंपोजिशन चैप्टर में भी बताया था, छोटी सी अमेंडमेंट है, बट वो यहाँ पे भी अप्लाई होती है, इसको ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मीट्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स और अर्दन और रूफिंग टाइल्स। ये 7 कैटेगरी के गुड्स है, 7 नोटिफाइड गुड्स। अगर ये पर्सन कोई सप्लाई करता है तो उसको 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड लास्टली पॉइंट डी में, अगर आपकी एक भी ब्रांच 10 स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट्स है, 10 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में लोकेटेड है, तो आपको थ्रेशोल्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। भले ही आप ये वाले गुड्स नहीं कर रहे हो, भले ही वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं आ रहा, लेकिन यहां पे अगर ब्रांच लोकेटेड है तो भाई नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। तो ये ब्रांच के नाम आपको याद रखने होंगे, ये गुड्स के नाम आपको याद
रखने होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं ये 10 स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स याद रखने की एक बहुत इजी वाली ट्रिक। इसको देखो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 10 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ये है बीजेपी एंड कांग्रेस, ठीक है। बीजेपी में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, नमो मंत्री, तो उस तरीके से नमो मंत्री करके उसको याद रख सकते हैं। नरेंद्र मोदी के नाम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, नमी मंत्री हो जाएगा। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, NA नागालैंड, मिजोरम MI, फिर मणिपुर का MAN और त्रिपुरा त्रिपुरा। तो ऐसे करके आप याद रख लो। और बाकी के जो 6 स्टेट्स है वो इस साइड पे हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी जी हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा वो लोग नाम चेंज करके बोल देते हैं, तो मजाक तो उनका उड़ाना नहीं है, मुझे ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन एग्जाम्स के लिए अगर आपको ये याद हो जाता है तो इसके हिसाब से आप याद रख लो, आपको एग्जाम्स के लिए बेनिफिट होगा। मस्त पप्पू करके इसको बोलेंगे, मस्त मस्त पप्पू। मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये स्टेट्स में अगर आपकी ब्रांच लोकेटेड है, ये 4 और ये 6, नमी मंत्री और मस्त पप्पू में एक भी ब्रांच लोकेटेड है, तो आपके लिए कोई भी बेनिफिट नहीं है 40 लाख की थ्रेशोल्ड का। आपको वो 40 लाख की थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगी। और ये नमी मंत्री वही है जो हमने ऊपर देखे थे, ठीक है, वो सेक्शन 22(1) के लिए जो 10 लाख की लिमिट है, वो नमी मंत्री वही स्टेट्स है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। अब आ जाओ यहाँ पे, तुमको ये सारी बातें मैं बता देता हूँ। ये आप एक बार इस चीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ये काम आ जाएगा। और यहां पे आ जाओ, ये मैंने ऑलरेडी अपनी नोट्स में लिख के रखा हुआ है, आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे नीचे, नमी मंत्री और मस्त पप्पू। मेरी पूरी डिस्कशन खत्म हो गई है, लेकिन मेरे को अभी 2 एनालिसिस अभी भी बाकी हैं। ये रिलैक्सेशन जो दिया है, रिलैक्सेशन के रिस्पेक्ट में, और जो नोटिफाइड गुड्स हैं, इन दोनों गुड्स, ये रिलैक्स पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 जो आपको दिख रहे हैं, ब्लू वाला और रेड वाला टिक, इसके रिस्पेक्ट में एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोजिशन चैप्टर के बारे में बता रहा हूं, एक बार ये सुन लो। कॉम्पोजिशन चैप्टर से अगर आप इसको मैच करोगे, तो अगर वो नोटिफाइड गुड्स की बात करें, तो रजिस्ट्रेशन में व्हाट आर द नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स है? रजिस्ट्रेशन में सिर्फ 7 प्रोहिबिटेड गुड्स है, लेकिन कॉम्पोजिशन चैप्टर में 8 प्रोहिबिटेड गुड्स है, आप जाके चेक कर लेना। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में एरेटेड वाटर्स का क्या होगा भाई? एरेटेड वाटर्स के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कुछ भी नहीं है, जाके देख लेना, सिर्फ 7 गुड्स है, उसमें एरेटेड वाटर्स का नाम नहीं है। लेकिन अगर कॉम्पोजिशन चैप्टर में जाके देखोगे तो वहां पे एरेटेड वाटर्स है, तो वो जो एक एक्स्ट्रा प्रोहिबिटेड गुड है ना, वो यही है, एरेटेड वाटर है। लास्टली प्रोहिबिटेड एक्टिविटी, क्या नहीं करना है आपको, ये 7 नोटिफाइड गुड्स के साथ में क्या नहीं करना और 8 नोटिफाइड गुड्स के साथ में क्या नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन चैप्टर बोलता है कि जो 7 नोटिफाइड गुड्स है, इसका आप सप्लाई ही मत करो, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं करना अलाउड है, ट्रेडिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं करना है, ये 7 नोटिफाइड गुड्स का। कॉम्पोजिशन स्कीम इस वाले पॉइंट पे थोड़ा लूज है। कॉम्पोजिशन स्कीम बोलता है कि 8 नोटिफाइड गुड्स इंक्लूडिंग एरेटेड वाटर्स, इसको आप मैन्युफैक्चर मत करो, ट्रेडिंग करोगे तो चलेगा, मैन्युफैक्चर मत करो, ठीक है, ट्रेडिंग पे कोई नहीं रोक रहा है। तो ऑरेंज वाला मतलब वो साइड जो है वो ज्यादा स्ट्रिक्टर वर्जन है, और यहाँ पे जो ऑरेंज वाला मतलब जगह पे जो भी दिख रहा है वो ऑरेंज वाला साइड इज द स्ट्रिक्ट वर्जन। ये मैंने आपको बताया है रजिस्ट्रेशन वर्सेस कॉम्पोजिशन चैप्टर। और एक एनालिसिस है वो इंटरेस्ट वाली सर्विस। देखो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में बोला और कॉम्पोजिशन में भी, अगर आप इंटरेस्ट वो लोन्स एडवांसेस डिपॉजिट दे रहे हो जहां पे इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये करने से आपको 40 लाख का बेनिफिट नहीं छीना जाएगा। रजिस्ट्रेशन चैप्टर ने अलाउ कर दिया और कॉम्पोजिशन चैप्टर ने भी अलाउ कर दिया कि ये करने से आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं छीनी जाएगी। लेकिन टर्नओवर के रिस्पेक्ट में आपको ध्यान देना होगा। रजिस्ट्रेशन चैप्टर ने आपको क्लियरली बोला है कि भाई एग्रीगेट टर्नओवर में ये इंक्लूड होगा इंटरेस्ट वाला अमाउंट। तो मुझे अगर मान लो 10,000 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं फिर भी एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स वाला बेनिफिट ले सकता हूं, लेकिन मुझे ये 10,000 रुपए का जो भी मेरा इंटरेस्ट है वो मुझे टर्नओवर में इंक्लूड करना होगा। कॉम्पोजिशन चैप्टर में क्लियरली बोला गया कि इसको आपको इंक्लूड नहीं करना है। इंटरेस्ट वाला अमाउंट दिखता है तो उसको हटा देना है। मैंने आपके साथ कॉम्पोजिशन चैप्टर में डिस्कशन किया था, वो आपको अच्छे से देखना चाहिए। वहां पे मैंने क्लियरली बोला कि इंटरेस्ट वाला अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, उसको हटा देना। तो वही बात है भाई, इंटरेस्ट वाला रजिस्ट्रेशन चैप्टर में इंक्लूड होगा टर्नओवर में, लेकिन यहाँ पे वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। कॉम्पोजिशन चैप्टर में आप करते हो ना 75 लाख और 1.5 करोड़ वाला लिमिट, जब देखते हो 50 लाख वाला, वहां पे आपको इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे 40 लाख के लिए आपको इंक्लूड करना होगा। ये मेरी जो पूरी ब्रॉड डिस्कशन जो सेक्शन 22 के लिए मैं बोल रहा था चौड़ से कि मेरा देख लेना, ये मैं बोल रहा था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको काम आएगा। अब चल रहे हैं, अब पूरी डिस्कशन खत्म होगी, अब कुछ इसमें बड़ा कोई अभी डिस्कशन वाली बात इतनी डर वाली नहीं है। ये मैंने आपको बताया पॉइंट नंबर 5 के अंदर 1, 2, 3 तीनों इंपॉर्टेंट है, इनकी इंपॉर्टेंस बता दी। यहाँ पे आपको देख रहे होंगे स्क्रीन पे पॉइंट नंबर C के अंदर ये 7 ही नोटिफाइड गुड्स है, यहाँ पे एरेटेड वाटर का नाम नहीं है। आगे चलते हैं, नमी मंत्री मैंने आपको बता दिया, मस्त पप्पू आपको बता दिया। एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करने के लिए आपको एक बात ध्यान देनी होगी, क्या उसमें क्या इंक्लूजन है क्या एक्सक्लूजन है, ऑलरेडी आपको पता है, कॉम्पोजिशन चैप्टर में बताया है। लेकिन एक्सप्लेनेशन के अंदर ध्यान देना,
एग्रीगेट टर्नओवर आपको एजेंट का निकालना है, तो एजेंट के साथ इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट काम किया। एजेंट को बोला जो भी गुड्स और सर्विसेज एजेंट खुद के सप्लाई करता है वो तो उसके टर्नओवर में आएंगे, लेकिन प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है वो भी एजेंट के टर्नओवर में, वो भी एजेंट के टर्नओवर में। तो एजेंट को दोनों चीजें इंक्लूड करनी है, खुद के जो गुड्स और सर्विसेज देता है वो भी, और प्रिंसिपल के जो गुड्स और सर्विसेज उसके बिहाफ पे सप्लाई करता है वो भी एजेंट के अंदर आएंगे। जॉब वर्कर के लिए थोड़ा सा लूज है, थोड़ी सी हल्की बात है। जॉब वर्कर को बेनिफिट दिया, बोला जॉब वर्कर तू सिर्फ जॉब वर्कर वाली जो अपनी सर्विसेज दे रहा है वो तेरे एग्रीगेट टर्नओवर में आएगी, और प्रिंसिपल के जो गुड्स तेरे यहाँ से डायरेक्टली सप्लाई होते हैं कस्टमर को वो जॉब वर्कर के एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा, वो प्रिंसिपल के टर्नओवर में आएगा। तो ये बातों को आपको समझना है। एजेंट के लिए स्ट्रिक्ट वर्जन है, खुद का और प्रिंसिपल का दोनों का टर्नओवर, दोनों की सप्लाईज उसकी टर्नओवर में आएगी। लेकिन जॉब वर्कर के लिए बेनिफिट है, जॉब वर्कर सिर्फ अपनी सप्लाईज को ही अपने एग्रीगेट टर्नओवर में डालेगा, जो प्रिंसिपल के गुड्स डायरेक्टली सप्लाई किए थे वो प्रिंसिपल के टर्नओवर में चले जाएंगे। एग्रीगेट टर्नओवर के बाद में मैंने बनाई है कंपाइलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट्स। इसको लेकर के आपको एग्जाम में बस आराम से सोच के जाना, ये पूरे दिमाग में तुम्हारे छप जाएगा। नमी मंत्री से आप कुछ भी करो, सिर्फ गुड्स और सर्विसेज दोनों कर रहे हो, ओनली सर्विसेज ओनली गुड्स कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 लाख ही रहेगा। अगर आपकी एक भी ब्रांच मस्त पप्पू में लोकेटेड है तो आपके लिए हमेशा 20 लाख ही रहेगा। दोनों करते हो गुड्स और सर्विसेज तो भी 20 लाख, ओनली सर्विसेज तो भी 20 लाख, ओनली गुड्स करते हो तो भी 20 लाख रहेगा। लेकिन अगर नमी मंत्री और मस्त पप्पू को छोड़ दें तो उसके अलावा आपके भारत देश में कहीं पे भी ब्रांच है, इनके अंदर लोकेटेड नहीं है, तो आपके लिए बेनिफिट यहाँ पे 20 लाख 20 लाख 40 लाख रहेगा। ओनली मतलब बहुत गुड्स और सर्विसेज कर रहे हो तो 20 लाख, ओनली सर्विसेज कर रहे हो तो 20 लाख, लेकिन एक्सक्लूसिवली अगर एक्सक्लूसिवली गुड्स करते हो अभी देखा तो 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा। ये लास्ट वाले कॉलम में मैंने JNK, असम और हिमाचल प्रदेश लिखा है। ये भी स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट्स है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, लेकिन इनके लिए थोड़ा सा लूज है, इनको 40 लाख का बेनिफिट मिलता है। सिर्फ नमी मंत्री और मस्त पप्पू में एक ब्रांच लोकेटेड है तो वहां पे आपको नहीं मिलेगा। बाकी तो मैंने आपको पूरा बता दिया है। ये पूरा मेरा पॉइंट नंबर 1 खत्म हुआ, जो टर्नओवर वाला था, जो मैं बोल रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट 2 और 3 बड़े छोटे से हैं। पॉइंट 2 में बोला कि अगर ट्रांसफर हो रहा है बिजनेस का तो ट्रांसफर ही को रजिस्ट्रेशन कब लेना है। यहां पे एक बात ध्यान देना, अगर ट्रांसफर वाज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन GST तो ट्रांसफर को कोई भी 10 20 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ट्रांसफर विल बिकम लायबल टू रजिस्टर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर और सक्सेशन ऑफ बिजनेस। सिर्फ एक ही केस ध्यान देना, ट्रांसफर और ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो ट्रांसफर को जिस दिन से वो बिजनेस ट्रांसफर हुआ उसी दिन से वो लायबल टू रजिस्टर हो जाएगा। पॉइंट 3 बोलता है कि अगर अमालगमेशन या डीमर्जर हुआ है पर्सुएंट टू द ऑर्डर ऑफ हाईकोर्ट या ट्राइब्यूनल, तो ऐसे केस में जब भी वो हाईकोर्ट या ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को इफेक्ट देने के लिए ROC ने एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया, उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जैसे इशू किया उस डेट से, फ्रॉम दैट डेट वो जो भी अमालगमेटेड डीमर्ज या जो भी न्यू एंटिटी है उसको वो लायबल टू रजिस्टर हो जाएगी जिस दिन से ROC का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हुआ था। ये पूरी डिस्कशन थी सेक्शन 22 की। अब जाते हैं देखते हैं सेक्शन 23 एंड 24 और आगे की बात। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेक्शन 23 का, दैट इज कैटेगरी ऑफ पर्संस हु आर नॉट लायबल टू रजिस्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। इनका टर्नओवर कितना भी हो जाए, 10 20 लाख 40 लाख तो छोड़ो, 10 20 40 करोड़ भी हो जाए तो भी इनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। यह है कैटेगरी ऑफ पर्संस हु आर नॉट लायबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 23। 3 कैटेगरी के लोग हैं। पहला, ऐसा कोई पर्सन हु इज एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हिच आर नॉट लेविएबल टू GST और होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। तो ऐसे गुड्स सप्लाई करते हो जिसमें GST नहीं लगता है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोल डीजल वो वाले गुड्स, या फिर होली एग्जाम वाली सप्लाईज। तो ऐसे गुड्स अगर कोई पर्सन सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली सिर्फ ऐसे ही गुड्स या सर्विसेज देता है तो ये जो सप्लायर है इसको कभी भी GST में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। नॉट लायबल टू रजिस्टर एज पर सेक्शन 23। दूसरा, अगर कोई पर्सन RCM वाली सप्लाईज करता है, यहां पे 2 बात समझना, वो सप्लायर ऑफ RCM सप्लाईज होना चाहिए, रेसिपिएंट की बात नहीं कर रहे हैं, सप्लायर ऑफ RCM सप्लाईज। और अगर वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ RCM वाली सप्लाईज करता है तो ऐसे पर्सन को GST में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल एडवोकेट्स, देखो एडवोकेट्स की मोस्टली सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है, हमने अभी एग्जेम्पशन चैप्टर में देखा, गवर्नमेंट को देता है या फिर किसी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी को देता है या फिर बिजनेस एंटिटी को जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट लीगल सर्विस या कोई भी सर्विस दे तो सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है। RCM में पढ़ा था कि अगर एडवोकेट्स ने लीगल सर्विस किसी बिजनेस एंटिटी को दी तो वो टैक्सेबल होती है और RCM में उस बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना है। तो एडवोकेट्स अगर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम वाली सप्लाईज करता है या फिर सिर्फ और सिर्फ RCM वाली सप्लाईज करता है, ये दोनों साथ में भी करता है, तो भी कभी भी एडवोकेट पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं आएगी, क्योंकि या तो उसकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है या तो उसकी जो सर्विसेज है उस पर RCM में बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगी, तो इसको कभी भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देयरफॉर ही इज नॉट लायबल टू रजिस्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर सेक्शन 23 के हिसाब से। तीसरा पर्सन है कोई एग्रीकल्चरिस्ट, अगर एग्रीकल्चरिस्ट सिर्फ और सिर्फ वो एग्रीकल्चर वाली सप्लाईज करता है, दैट इज सप्लाईज आउट ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, तो वो जो कल्टीवेशन करके
जो सेल करता है, सप्लाई करता है, अगर सिर्फ वो ही सप्लाई करता है तो एग्रीकल्चरिस्ट को कभी भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, वो नॉट लायबल टू रजिस्टर हो जाएगा सेक्शन 23 के हिसाब से। लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट की मीनिंग बताई है। एग्रीकल्चरिस्ट कौन हो सकता है? दो तरीके के लोग हैं, या तो एक इंडिविजुअल आपकी और मेरी तरह इंसान, या फिर दूसरा HUF। ये दो कैटेगरी के हैं। ये एग्रीकल्चरिस्ट हो सकते हैं और वो कैसे भी करें, खुद से करें, फैमिली मेंबर से करवाएं, लेबर से करवाएं, सब तरीके से चलेगा। बाय ओन लेबर, बाय द लेबर ऑफ द फैमिली, या फिर बाय सर्वेंट ऑन वेजेस पेबल इन कैश और इन काइंड, या फिर हायर्ड लेबर से करवा ले, अंडर सुपरविजन उसका काम देखते रहेंगे। तो ये सारे तरीके से आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल या HUF ही एग्रीकल्चरिस्ट हो सकता है। ये तीन कैटेगरी के लोग हैं हु आर नॉट लायबल टू रजिस्टर। ध्यान रखना, इन तीनों कैटेगरी में एक बात दिमाग में रखना, एक्सक्लूसिवली अगर ये वाले ही सप्लाईज करते हैं तो दे आर नॉट लायबल टू रजिस्टर एज पर सेक्शन 23। नेक्स्ट जाके देखेंगे सेक्शन 24 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेक्शन 24 का, दैट इज कैटेगरी ऑफ पर्संस हु आर लायबल फॉर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है इररिस्पेक्टिव द टर्नओवर। 10-20 लाख 40 लाख तो बहुत दूर की बात है, इनका 10 रुपए का भी टर्नओवर होगा तो भी इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये जो सेक्शन 24 के अंदर लिखे हैं ये कैटेगरी के लोग। पॉइंट नंबर 1 में बोला कि अगर कोई इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है तो उस इंटर स्टेट सप्लाई करने वाले पर्सन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर वो टैक्सेबल सप्लाई करता है, टैक्सेबल, तब जाकर के ये कहानी हिट होगी। अगर आप इंटरस्टेट एग्जाम सप्लाई करते हो तो थोड़ा ना सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी वर्ड्स अगर आप अपने एग्जाम में लिखते हो, आंसर में लिखते हो, उसको अंडरलाइन करते हो, हाईलाइट कर देते हो एग्जामिनर के लिए, तो वो काफी सारी चीजें इंपैक्ट करती है, आपके आंसर को अच्छा वैल्यू मिलता है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। पहला वाला पॉइंट बोलता है अगर इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हो गुड्स या सर्विसेज के लिए तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, नीचे आपको ब्लू बॉक्स दिख रहा है पॉइंट नंबर 1 के नीचे। उस एक्सेप्शन में बोला ठीक है कि आपको 10 या 20 लाख की थ्रेशोल्ड बेनिफिट मिल जाएगी, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। जैसे 10 या 20 लाख आपका हिट होगा अकॉर्डिंगली जो हमने देखा, उसके हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन करानी होगी। यहाँ पे नीचे 2 पॉइंट दिख रहे हैं वो ब्लू बॉक्स के अंदर, उन 2 पॉइंट्स को आपको देखना है। 1 के अंदर 2 बातें। 1 का पहला पॉइंट बोलता है कि अगर कोई इंटरस्टेट टैक्सेबल सर्विसेज देता है, सर्विसेज, गुड्स नहीं, अगर इंटरस्टेट टैक्सेबल सर्विसेज देता है तो उसको थ्रेशोल्ड मिलेगा 10 या 20 लाख का। 1 का 2 बोलता है, 1 के अंदर जो बी वाला पार्ट बोलता है कि अगर इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हो गुड्स का, लेकिन अगर वो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स है, फिर हैंडमेड गुड्स है, तो चलेगा, आपको 10 या 20 लाख का थ्रेशोल्ड मिलेगा, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं करानी है। एक्सेप्शन का जो दूसरा वाला पॉइंट है जॉब वर्कर के रिस्पेक्ट में, अगर जॉब वर्कर भी अपनी सर्विसेज देता है इंटरस्टेट के हिसाब से, मतलब वो उसका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सर्विसेज देता है, तो जॉब वर्कर के लिए भी बोला कि आपको भी यहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, 10-20 लाख का थ्रेशोल्ड मिलेगा। लेकिन जॉब वर्कर के अंदर वहां पे 3 कैटेगरी की इन्होंने जॉब वर्क बताई है। अगर ज्वेलरी के रिस्पेक्ट में, गोल्डस्मिथ या फिर सिल्वरस्मिथ वेयर्स वाले जो गुड्स है उनकी रिस्पेक्ट में ये जॉब वर्कर अपनी जॉब वर्कर वाली सर्विस देता है इंटरस्टेट, तो ऐसे जॉब वर्कर को ये गुड्स के रिस्पेक्ट में जब वो सर्विस देता है तो इंटरस्टेट वाले के उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जॉब वर्कर जो ये 3 गुड्स के रिस्पेक्ट में अपनी जॉब वर्कर सर्विस देते हैं कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बाकी जॉब वर्कर्स को मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि अगर रेसिपिएंट ऑफ RCM सप्लाईज है, मैंने अभी ऊपर आपको बोला था सप्लायर एडवोकेट्स की बात करी थी, तो जो भी सप्लायर अगर एक्सक्लूसिवली सप्लाई करता है RCM वाले गुड्स और सर्विसेज की तो उनको तो कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है 23 के हिसाब से। लेकिन 24 बोलता है जो रेसिपिएंट है RCM वाला, जो रेसिपिएंट है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा अंडर सेक्शन 24। RCM 93 और 94 दोनों पे अप्लाई होता है, तो मैंने वहां पे लिख के रखा है। 95 वाला ECO है, तो ECO वाला पॉइंट यहाँ पे तुमको दिख रहा है एकदम स्क्रीन के नीचे। अगर 95 के अंदर 95 वाले ट्रांजेक्शन ECO के थ्रू दिए जाते हैं तो डेफिनेटली उस केस में ECO के ऊपर लाइबिलिटी जाती है, कुछ केस में सप्लायर के ऊपर भी आ जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोला कि जो भी पर्सन के ऊपर 95 में टैक्स पे करने की लाइबिलिटी आएगी उस पर्सन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। क्लियर वर्ड्स ECO नहीं लिखे, इन्होंने बोला जिसके ऊपर भी 95 के हिसाब से टैक्स लाइबिलिटी आती है उस पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना होगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अब एक बात मेरी बात समझो, पॉइंट नंबर 3, 4, 5 को पहले एक बार देख लो शांति से। थर्ड वाला मैंने आपको बताया कि अगर 95 के हिसाब से ECO के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आती है, किसी के ऊपर भी टैक्स लाइबिलिटी आती है, तो उस पर्सन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। पॉइंट 4 बोलता है कि 95 के अलावा, 95 छोड़ दो, उसके अलावा कोई गुड्स और सर्विसेज ECO के थ्रू देते हो तो जो सप्लायर है, सप्लायर उस सप्लायर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। कोई सप्लायर अपने गुड्स और सर्विसेज ECO के थ्रू देता है, लेकिन एक बात समझना, 95 की सर्विसेज छोड़ दो, उसके अलावा कोई गुड्स और सर्विसेज ECO के थ्रू देता है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। एक एक्सेप्शन है वहां पे, ये मेरी दूसरी बात है कि जो सर्विसेज, जो पर्सन सर्विसेज ECO के थ्रू देता है उस सर्विसेज वाले को बेनिफिट दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 95 वाली सर्विसेज छोड़ दो, ठीक है। 95 के अलावा जो सर्विसेज ECO के थ्रू देगा उस पर्सन को बोला 10 या 20 लाख का आपको थ्रेशोल्ड का बेनिफिट मिलेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है।
पॉइंट 5 बोलता है कि जो भी पर्सन के ऊपर, जो भी ईसीओ के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है अंडर सेक्शन 52, उस ईसीओ को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा उस सेक्शन 24 के हिसाब से। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको ईसीओ के हिसाब से पढ़ने हैं। एक साथ मैंने क्लब करके रखा हुआ है, आप इसके हिसाब से इसको पढ़ लेना, मार्क कर लेना कि ईसीओ वाले, ठीक है। मैंने अलग अलग क्या पॉइंट्स है आपको क्लियरली बता दिया। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सारे भी देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 में बोला अगर कोई एजेंट के रिस्पेक्ट में एनी पर्सन हु इज मेकिंग सप्लाईज ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन, और वो अपने उसके गुड्स और सर्विसेज, किसी और के गुड्स और सर्विसेज को खुद सप्लाई करता है, तो उस पर्सन के ऊपर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आएगी। अब दो बात समझना, यूजुअली ये प्रोविजन एजेंट के लिए अप्लाई होता है, तो एजेंट के लिए इन्होंने बोला है। दूसरी बात, अगर वो एजेंट या जो भी पर्सन किसी और के बिहाफ पे टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज करता है, तब जाकर के ये ट्रांजैक्शन हिट होगा, ठीक है। तो वो टैक्सेबल वर्ड याद रखना। अगर एग्जाम सप्लाई करते हो किसी की बिहाफ पे, तो थोड़ा आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है। पॉइंट नंबर 7 बात करता है ओआईडीआर सर्विसेज। अगर कोई ओआईडीआर सर्विसेज प्रोवाइड करता है आउट ऑफ इंडिया से, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से इंडिया के अंदर प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर वो रेसिपिएंट जो है इंडिया का, वो पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड है, मतलब एनटीओआर वाला रेसिपिएंट है, तो उस केस में वो ओआईडीआर सर्विसेज वाला जो आउटसाइड इंडिया में है, उसको इंडिया में आके कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। इस ट्रांजैक्शन के लिए आपको एक ही बात याद रखनी है कि आउटसाइड इंडिया से इंडिया के अंदर जो ओआईडीआर सर्विसेज आ रही है, उसका रेसिपिएंट अगर एक एनटीओआर है, तो सप्लायर को यहाँ पे आके कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। पॉइंट 8 बात करता है आईएसडी। अगर कोई एक एंटिटी है, उसको अपने एक ऑफिस को आईएसडी की तरह बना के रखने का है, तो उसको आईएसडी का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होगा, वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। मतलब जीएसटी में ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हो, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको आईएसडी के काम करने हैं, तो उसके लिए आईएसडी का एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होगा। पॉइंट 9 भी सिमिलर लाइन पे बात करता है टीडीएस डिडक्टर के लिए। अगर किसी पर्सन के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है, तो उस पर्सन को टीडीएस डिडक्ट करने के लिए एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता वो जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्यों ना हो, लेकिन टीडीएस डिडक्ट करने के लिए उसको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होगा। पॉइंट 10 और 11 लल्लू से पॉइंट्स है एनआरटीपी और सीटीपी। देखो एनआरटीपी और सीटीपी जब अपनी सप्लाईज, उनको जब सप्लाईज करनी होती है, तो उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, लेकिन दोनों के केस में एक बात कॉमन है, टैक्सेबल सप्लाईज अगर कर रहे हैं एनआरटीपी और सीटीपी, टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। एग्जाम सप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा ना ये प्रोविजन अप्लाई होगा। आपको एग्जाम में ये वो छोटे बात पूछ लेते हैं, तो एग्जाम सप्लाईज के लिए ये प्रोविजन हिट नहीं होता। अगर टैक्सेबल सप्लाई करने वाले हो, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब मेरी एक बात समझो, यहाँ पे सीटीपी के लिए भी इन्होंने एक एक्सेप्शन बताया हुआ है, जो हमने ऊपर ऑलरेडी देखा। सीटीपी को भी बोला कि सीटीपी अगर तू कोई नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स या फिर हैंडमेड गुड्स तू सप्लाई करता है इंटरस्टेट, तो उस केस में सीटीपी को कोई भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। उसको यहाँ पे 10 या 20 लाख का थ्रेशोल्ड बेनिफिट मिलेगा। ये बात पूरी हमने देखी सीटीपी एनआरटीपी सारे प्रोविजन के रिस्पेक्ट में। अब एक बात समझो, पॉइंट नंबर 1 को मैंने टिक किया हुआ है, क्योंकि वहां पे भी टैक्सेबल सप्लाई वाली बात की गई है। आप भी उसको रेड कलर से या जो भी कलर से टिक कर दो। और पॉइंट नंबर 6, 10, 11 यहाँ पे भी रेड कलर का टिक है, मतलब यहाँ पे भी टैक्सेबल सप्लाई वाली बातें हिट होंगी। तो ये मैंने आपको पॉइंट बता दिए 1, 6, 10, 11। दूसरी बात आपको ये बात ध्यान देनी है कि एक्सेप्शन कहां पे अप्लाई होता है। एक्सेप्शन पॉइंट नंबर 1 में अप्लाई होता है इंटरस्टेट वाले के लिए। दूसरा पॉइंट नंबर 4 में अप्लाई होता है अगर ईसीओ के थ्रू कोई अपनी सर्विसेज देता है, तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा। और बाद में है 11th वाला पॉइंट, जहां पे सीटीपी को भी बोला कि यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। सीटीपी अगर नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स या हैंडमेड गुड्स दे रहा है, तो उसको भी 10-20 लाख का थ्रेशोल्ड बेनिफिट मिलेगा। तो 1, 4, 11 वाले पॉइंट्स के अंदर एक्सेप्शन है। ये पूरी बात अपनी सेक्शन 24 की खत्म हो गई। कंक्लूजन जो मेरे को बोलना था वो मैंने ऑलरेडी बोल के बता दिया, आप रीड कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। कंपाइलेशन ऑफ एक्सेप्शंस जो मैंने अभी बताया पॉइंट नंबर 1, 4, 11 के अंदर जो भी एक्सेप्शंस है मैंने यहाँ पे कंपाइल करके रखे हुए हैं। आपको देखते जाने में, एग्जाम के दिन पे देखते जाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, आप अपने हिसाब से रीड कर सकते हो। नेक्स्ट जाके देखते हैं सेक्शन 25 के अंदर क्या लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 25, 26, 27। ये एक फ्लो में आएगा। इसके अंदर इतने सारे कॉन्सेप्ट है जो अपने को देखने हैं। रजिस्ट्रेशन के क्या प्रोविजंस है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है, आधार ऑथेंटिकेशन, रेलेवेंट रूल्स, सीटीपी एनआरटीपी एंड अदर मिसलेनियस प्रोविजंस। तो ये फटाफट से देखते हैं, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक एक चीज कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला वाला कॉन्सेप्ट रजिस्ट्रेशन प्रोविजंस अंडर सेक्शन 25। पहले वाला बात है व्हेन एंड वेयर डज ही अप्लाई, व्हेन एंड वेयर टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। 3 कैटेगरीज हैं। अगर कोई पर्सन लायबल टू रजिस्टर होता है 22 या 24 के हिसाब से, इसको कब अप्लाई करना होगा, विद इन 30 days ऑन विच ही बिकम लायबल टू रजिस्टर। और कहां पे अप्लाई करना है, इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर ही बिकम्स सो लायबल। दूसरा, अगर कोई सीटीपी या एनआरटीपी है तो इसको 5 days प्रायर करना होता है। 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इसको अप्लाई करना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। और कहां पे करना है, सेम इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर ही बिकम्स सो लायबल।
तीसरी कैटेगरी की बात करें तो अगर कोई टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर, पानी के अंदर से कोई सप्लाई कर रहा है, उसकी लोकेशन ऑफ सप्लाई पानी के अंदर है, तो टेरिटोरियल वाटर से जो पर्सन सप्लाई कर रहा है इसको भी अप्लाई तो करना होगा नॉर्मली विद इन 30 डेज फ्रॉम बिकमिंग लायबल टू रजिस्टर। लेकिन कहां पे अप्लाई करना है इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इन दैट स्टेट, इन दैट कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द अप्रोप्रिएट बेसलाइन इज लोकेटेड। तो ये बातें आपने देखी पॉइंट 1 के रिस्पेक्ट में। पॉइंट 2 बोलता है एसईजेड रजिस्ट्रेशन। अगर आप एक कोई बिजनेस है, उसका एक स्टेट के अंदर 2 यूनिट्स है, एक यूनिट एसईजेड एरिया में फॉल करता है, दूसरा यूनिट एसईजेड के बाहर फॉल करता है, तो दोनों के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो दोनों सेम स्टेट में। लेकिन एसईजेड के लिए आपको अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है और बाहर वालों के लिए अलग स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज नहीं है, आपको एक नहीं चलेगा, आपके अलग अलग स्टेट्स में ब्रांचेस है, तो आपको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेनी होगी। अगर आपकी एक स्टेट के अंदर ही मल्टीपल ब्रांचेस है तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक जो बिजनेस है उसको आप पीपीओ भी बोल देना, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और बाकी जितनी भी होंगी प्लेस ऑफ बिजनेस उनको एपीओ भी, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आप बोल के रजिस्टर करवा सकते हो। थर्ड वाला पॉइंट उसी का, जो थर्ड पॉइंट बोलता है कि इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको एक स्टेट में रहते हुए ही अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेनी है। आप चाहो तो एक ले लो, आप चाहो तो अलग ले लो, दोनों में आपका ऑप्शन है। एक स्टेट के अंदर आपको क्या करना है ये आपके ऊपर है। लास्ट वाला पॉइंट बोलता है कि अगर एक पैन पे जितनी भी अलग अलग जीएसटी नंबर आपने लिए, जितनी भी अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए, ये सबको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट कॉम्पोजिशन लेवी का है, सेक्शन 10 से उठा के यहाँ पे डाला। कॉम्पोजिशन लेवी में बोला गया कि एक पैन पे जितनी भी अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए उन सबको एक बार के लिए यूनिफॉर्म डिसाइड करना होगा। अगर किसी एक को जीएसटी में कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी है तो सारी जितनी भी रजिस्ट्रेशन है सबको डिसाइड करके कॉम्पोजिशन लेनी होगी। और अगर कोई एक रजिस्टर्ड, जो भी एक आपने जीएसटी नंबर लिया था, एक रजिस्टर्ड आपका बाहर हो जाता है कॉम्पोजिशन स्कीम से, तो उस नंबर पे जितनी भी आपने अलग रजिस्ट्रेशन लिए सारी बाहर हो जाएंगी, सारी इनएलिजिबल हो जाएंगी। तो ये पॉइंट नंबर सेक्शन 10 का है जो यूनिफॉर्म वाला बात करता है, यूनिफॉर्मिटी आपको डिसाइड करना होगा कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 5 बोलता है कि अगर आपकी कोई लायबल टू रजिस्टर नहीं हुए 22 की वजह से या फिर कंपलसरी नहीं आ रहा है, लेकिन आपको अपनी मर्जी से वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना है तो भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार आपने रजिस्ट्रेशन ले ली उसके बाद में टैक्स पे करने के लिए 10-20 लाख का कोई लिमिट नहीं है। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा। वो लेने के पहले आपको देखना पड़ता है, लेने के बाद में आपको जो भी टैक्स बनता है वो आपको पे करना ही होगा, उसके लिए कोई 10-20 लाख 40 लाख नहीं होगा। पॉइंट 6 है डिस्टिंक्ट पर्सन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन। एक पैन पे जितनी भी अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उन सबको डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाया जाता है, और जितनी आपकी एस्टैब्लिशमेंट होती है वो अलग अलग डिस्टिंक्ट पर्सन की एस्टैब्लिशमेंट, उनको बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। पैन पॉइंट नंबर 7 बोलता है पैन मैंडेटरी है जीएसटी में, पैन के बिना आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। इनफैक्ट पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होते हैं और दूसरा स्टेट वाइज होते हैं, तो आपको अलग अलग स्टेट्स में लेना होता है। और दूसरी बात पैन मैंडेटरी होता है। पॉइंट 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। आपका प्रॉपर ऑफिसर ने आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस पे कोई इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, कोई अदर प्रोसीडिंग चल रही थी और उस प्रोसीडिंग्स के दौरान प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि ये जो पर्सन है ही वाज लायबल टू रजिस्टर, लेकिन फिर भी इसने रजिस्ट्रेशन नहीं ली, तो प्रॉपर ऑफिसर गुस्से में आके ऑर्डर पास कर देगा और उस पर्सन की टेम्पररी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कर देगा ऑर्डर पास करके। अब उसी के अंदर दूसरा पॉइंट बोलता है कि जिस पर्सन पे ये दुर्घटना घटी है उसके पास ऑप्शन है, या तो वो सच्ची उसको लग रहा है कि हाँ मेरी चोरी पकड़ी गई है, तो उसको अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर। जिस दिन से ऑर्डर डाल के उसको टेम्पररी रजिस्टर कर दिया, वहां से 90 डेज के अंदर ये एक्चुअली एप्लीकेशन फाइल करके अपनी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले ले। या फिर दूसरा ये एक अपील फाइल कर सकता है अपेलेट अथॉरिटी को, और अपेलेट अथॉरिटी का फिर उसके बाद में ऑर्डर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है अगर अपेलेट अथॉरिटी ने भी कंफर्म कर दिया कि यस दिस पर्सन वाज लायबल टू रजिस्टर और प्रॉपर ऑफिसर सही है, तो ऐसे केस में अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा, अब उसको एक्चुअली एक एप्लीकेशन डाल के रजिस्ट्रेशन लेनी होगी। लेकिन अब उसके पास में 30 डेज का टाइम है, जिस दिन से अपेलेट अथॉरिटी ने अपना ऑर्डर पास किया वहां से 30 डेज का ही टाइम होता है। पहले पीओ के ऑर्डर टेम्पररी बेसिस पे जो रजिस्ट्रेशन किया उस ऑर्डर से आपको 90 डेज का टाइम है, लेकिन अपेलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से सिर्फ 30 डेज का टाइम। लास्ट वाला पॉइंट यूआईएन, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूआईएन स्टार्ट करने के पहले बता दूं, यूआईएन एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होता, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलग है, यूआईएन अलग है। Therefore, जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन अलग है और यूआईएन इज अ यूआईएन होल्डर। इसको आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं बोल सकते, लीगली ऑफिशियली इसको नहीं बोल सकते। और टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन होती है कि जो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्सेबल पर्सन होता है, एज वेल एज जो लायबल टू रजिस्टर होता है वो भी टैक्सेबल पर्सन होता है। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको आप टैक्सेबल पर्सन बोल सकते हो, लेकिन यूआईएन होल्डर को नहीं बोल सकते टैक्सेबल पर्सन।
क्योंकि वो तो रजिस्टर्ड पर्सन होता ही नहीं है। तो यूआईएन पर्सन जो होता है ना रजिस्टर्ड कहलाया जाएगा ना टैक्सेबल पर्सन कहलाया जाएगा। पॉइंट नंबर 1 में इन्होंने बताया कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको यूआईएन के लिए अप्लाई करना है। ये 4 कैटेगरी के नाम है, आपको याद रखने होंगे। पहला वाला कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर कोई मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोटिफाइड बाय द यूनाइटेड नेशंस। एंड तीसरा है काउंसुलेट और एम्बेसी ऑफिसर्स ऑफ फॉरेन कंट्री। एंड लास्टली एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। ये 4 कैटेगरी के लोग हैं, इनको यूआईएन लेना पड़ता है। 9th वाले का सेकंड वाला सब पॉइंट बोलता है कि यूआईएन जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड यूआईएन होता है। ये एक पूरी टैक्सेबल टेरिटरी में मतलब ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होता है। ये स्टेट वाइज आपको लेने की जरूरत नहीं होती। और लास्ट वाला पॉइंट जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो पर्सन यूआईएन लेता है वो यूआईएन होल्डर ही कैन नॉट, वो यूआईएन होल्डर होता है, ही कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ रजिस्टर्ड पर्सन एंड देयरफॉर ही कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ टैक्सेबल पर्सन। ये पूरी बातें हमने पहले वाला कॉन्सेप्ट देख लिया। अब जाते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। सेक्शन 25 के अंदर लिखा हुआ, ये ऑलरेडी आपको पता है, फटाफट से रीड करके बता देता हूं। आपको जो रजिस्ट्रेशन अप्लाई करनी होती है वो जनरली REG 01 वाला फॉर्म होता है। उस फॉर्म के अंदर एक पार्ट ए होता है। उस पार्ट ए में आपको डिटेल्स देनी होती है। पहले 4 तरीके की डिटेल्स है। पैन देना पड़ता है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहां से अप्लाई कर रहे हो ये डिटेल्स फर्निश करनी है। पार्ट ए की डिटेल्स आपकी वैलिडेट करी जाएगी। पैन की डिटेल्स आपकी CBDT के डेटाबेस से वैलिडेट हो जाएगी और मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, इसकी वेरिफिकेशन OTP बेस्ड हो जाती है। तो ये सारी चीजें करने के बाद में एक TRN जनरेट होगा। पॉइंट नंबर 3, वो TRN आपको कम्युनिकेट कर दिया जाता है मोबाइल नंबर पे, ईमेल एड्रेस जो भी आपके रजिस्टर्ड है उसको बता दिया जाएगा। उस TRN को यूज करके पॉइंट नंबर 4 बोलता है पार्ट बी वाली डिटेल्स भरनी होगी। पार्ट बी ही मेन होता है GST REG 0 वाला। इसके अंदर सारी चीजें आपको भरनी पड़ती है, मेन डिटेल्स जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, ऑप्शन फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, रीजन, एड्रेस PPOB का, APOB का, बैंक अकाउंट डिटेल्स, जो भी है सारी चीजें, डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज पर्सन, ऑथोराइज सिग्नेटरी, ये सब कुछ इसमें जाता है। पार्ट बी आप सबमिट करते हो तब जाकर के आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है और वो एक्नॉलेजमेंट आपको आपके ईमेल एड्रेस पे इस पे आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना CTP के लिए, CTP को बोला कि आपको जो TRN मिलता है वो TRN यूज करके एडवांस में टैक्स डिपॉजिट करना होगा और फिर पार्ट बी वगैरह भरोगे तो जब जाकर के उसको रजिस्ट्रेशन मिलता है CTP वाला। NRTP को भी एडवांस में टैक्स डिपॉजिट करना है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है उसका रीजन ये है कि NRTP के लिए REG 01 वाला फॉर्म अप्लाई नहीं होता, उसको अलग से फॉर्म लगता है, तो उसको भी एडवांस में टैक्स डिपॉजिट करना है। लेकिन CTP को REG 01 वाला फॉर्म है तो यहीं पे बोल दिया कि पहले पैसे जमा करो, TRN यूज करके पार्ट बी भरो, फिर जाके आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। पॉइंट नंबर 6, 7, 8, ये बहुत मजेदार चीज है। 6 के अंदर एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन होगी। जो भी एप्लीकेशन फाइल करते हैं वो प्रॉपर ऑफिसर के पास में जाती है अलॉन्ग विद अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स। वो चेक करता है और देखता है कि सब कुछ ओके है या नहीं ओके है। आपके एंड पे पॉइंट नंबर 7 है। पॉइंट नंबर 7 में आपको आधार ऑथेंटिकेशन, मतलब एप्लीकेंट जो होता है उसको आधार ऑथेंटिकेशन करनी है। तो जो डॉक्यूमेंट जाएंगे, एप्लीकेशन जाएगा, वो प्रॉपर ऑफिसर चेक करेगा और हमको आधार ऑप्ट कर देते हैं तो ऑप्ट करने के बाद में आधार ऑथेंटिकेशन करवा देना चाहिए। ये दोनों जब काम होंगे तब जाकर के पॉइंट 8 फिल्टर होके निकलता है। पॉइंट 8 में आपको अप्रूवल या रिजेक्शन बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन मिली कि नहीं मिली। नंबर ऑफ डेज का बहुत बड़ा खेल होता है। ये अलग अलग केसेस आपको दिख रहे हैं, मैंने उस तरीके से ड्राफ्ट किया है। केस ए में प्रॉपर ऑफिसर का काम था भाई हमारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करके बताए, एप्लीकेशन और वो सारे अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स, और हमारा काम था आधार ऑथेंटिकेशन। ये दोनों काम कैसे हो गए? केस ए में प्रॉपर ऑफिसर ने चेक करके बता दिया सब कुछ ओके है और हमने भी आधार ऑथेंटिकेशन करा दिया। दिस इज द बेस्ट केस, केस ए। सबसे कम टाइम इस केस में लगता है। उसके बाद में केस बी आता है। यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर ने कुछ गलती निकाली है, एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ है या फिर अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ है, लेकिन हमने तो अपनी आधार ऑथेंटिकेशन करा दी। दिस इज द सेकंड बेस्ट। यहाँ पे भी कम टाइम लगता है, फटाफट से काम हो जाता है। उसके बाद आता है केस सी। ये थोड़ा सा बेकार वाला केस माना जाता है। यहाँ पे हमारी डॉक्यूमेंट्स तो प्रॉपर है, डॉक्यूमेंट्स ओके है और एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ ओके है, लेकिन आधार ऑथेंटिकेशन की गड़बड़ है। या तो हमने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया या ऑप्ट नहीं किया या कुछ ऐसी गड़बड़ है, तब जाकर के यहाँ पे ज्यादा टाइम लगता है। और सबसे बेकार होता है केस डी। यहाँ पे सब गड़बड़ है। यहाँ पे एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स में भी गड़बड़ है। प्रॉपर ऑफिसर ने निकाल के बता दिया कि भाई गड़बड़ है सब कुछ, और आधार ऑथेंटिकेशन भी नहीं करी, तो भाई इसमें तो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। ये सारे केसेस मैं तुम्हारे साथ में अब भी डिस्कस कर रहा हूं। नीचे फटाफट से सारे केसेस बता देता हूं। मेन यहाँ पे पूरा टाइम लाइन का खेल है। केस ए के अंदर सबसे कम टाइम लगता है। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हो वहां से 7 वर्किंग डेज के अंदर सब कुछ ओके है, डॉक्यूमेंट्स ओके है, एप्लीकेशन ओके है, आधार भी कर दिया, 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको वो कम्युनिकेट करके दे देगा, आपको बता देगा कि आपकी GST REG 06 के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गई है, आपको दे देगा।
पार्ट बी, सॉरी केस बी की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा खराब केस है। इसमें आधार का कोई इशू नहीं है, आधार ऑथेंटिकेशन इज ओके, एप्लीकेशन या फिर जो अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ है। तो अब 7 वर्किंग डेज के अंदर उसका जो इनिशियल रिस्पॉन्स होता है 7 वर्किंग डेज का, उस इनिशियल रिस्पॉन्स 7 वर्किंग डेज के अंदर प्रॉपर ऑफिसर आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा, आपको सीआईडी का नोटिस देगा। सीआईडी मतलब क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, ये मांगेगा, एक नोटिस इशू करके ये तीनों चीजें मांगेगा। अब वो 7 वर्किंग डेज हमारे ऊपर है, जिस दिन से हमको वो नोटिस रिसीव होगा वहां से हमको रिप्लाई करके सीआईडी सबमिट करके देना है। अब हमारा रिप्लाई उसके पास में पता चल पहुंच गया, वहां से 7 वर्किंग डेज के अंदर वो हमको बता देगा, कम्युनिकेट कर देगा कि रिप्लाई ओके है, नहीं ओके है, डॉक्यूमेंट्स है नहीं है, मतलब वो सारी चीजें बता देगा। और अप्रूवल या रिजेक्शन वो अपने को लास्ट में 7 वर्किंग डेज के अंदर बता देगा, वो उसका फाइनल रिस्पॉन्स होगा। केस सी टेक्स टाइम। केस सी में आधार में प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट्स ओके है, सब कुछ ओके है, तो आपका जो ऑफिसर का इनिशियल रिस्पॉन्स है वो 30 डेज में आता है। लेकिन क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ ओके है तो वो सीआईडी का नोटिस नहीं भेजेगा, वो सीधा एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा। लेकिन इनिशियल रिस्पॉन्स 30 डेज है, तो आपका सर्टिफिकेट आने में 30 डेज का टाइम लगता है। आधार की 3 गड़बड़ हो सकती है, या तो एप्लीकेंट ने आधार की मतलब उसने ऑप्ट किया था लेकिन आधार ऑथेंटिकेशन किया नहीं, 15 दिन निकल गए। दूसरा, या तो उसने आधार के लिए ऑप्ट ही नहीं किया था, या फिर तीसरा, चलो उसने सब कुछ ओके कर दिया लेकिन प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि भाई फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस करनी चाहिए, तो उस केस में भी वो आपको 30 डेज का टाइम ले करने के बाद ही वो देगा आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 30 डेज के अंदर देगा। केस डी सबसे बकवास केस है, यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम लगता है, इनिशियल रिस्पॉन्स में भी टाइम लगेगा, 30 डेज के अंदर आपको सर्टिफिकेट नहीं आएगा, आपके तो डॉक्यूमेंट्स में भी गड़बड़ है, आधार में भी गड़बड़ है, तो इनिशियल रिस्पॉन्स होगा 30 डेज में। और दूसरी बात, वो 30 डेज के अंदर सर्टिफिकेट नहीं आएगा, नोटिस आएगा सीआईडी का। फिर उसके बाद 7 वर्किंग डेज में हम रिप्लाई करते हैं, रिप्लाई उसको मिलता है, वहां से 7 वर्किंग डेज के अंदर वो जवाब देगा कि भाई क्या है क्या नहीं है, और फाइनली वो सारी चीजें वैसे खत्म हो जाती है। ये पूरा मैंने आपके साथ डिस्कशन किया केस ABCD। अब एक बात समझो, प्रॉपर ऑफिसर का इनिशियल रिस्पॉन्स 7 डेज का होता है, 7 वर्किंग डेज का। और अगर आधार वाली गड़बड़ है, केस सी या केस डी है, तो 30 डेज का टाइम ले ले। लेकिन उन 7 वर्किंग डेज या 30 डेज के अंदर वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा, ना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे रहा है, ना सीआईडी का नोटिस दे रहा है, ऐसे केस में अगर हाँ या ना कोई भी एक्शन नहीं लेगा तो डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा। सिमिलरली फाइनल वाला मतलब पीओ का लास्ट रिस्पॉन्स, हमने जब उसको नोटिस का रिप्लाई भेज दिया, अब रिप्लाई के बाद में कुछ तो जवाब दे, केस बी में और केस डी में कुछ भी जवाब नहीं दे रहा, हाँ या ना कुछ भी नहीं बोल रहा, कुछ भी नहीं पास कर रहा ऑर्डर, तो ऐसे केस में वो अप्रूव मान लिया जाएगा, डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा। ये पूरी बातें आपको ऐसे नहीं याद करनी है, एग्जाम में तो ऐसे मर जाओगे, आप ऐसे देख लेना इसको, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। केस ABCD, केस ए 7 वर्किंग डेज का है, उसके बाद में केस बी के अंदर 7 है। केस सी और डी की इनिशियल रिस्पॉन्स में प्रॉब्लम है, वहां पे 30 डेज लगता है, क्यों? क्योंकि आपके आधार वाली गड़बड़ है, और उसके बाद में वो 7 वाली सीरीज होती है। ऐसे करके आपको याद रखना है, ठीक है? मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बार बार नहीं बोलूंगा, बट ध्यान देना 7 वर्किंग डेज यहाँ पे बोला है, लेकिन जो 30 डेज वाले टाइम है वहां पे वर्किंग नहीं बोला है। तो जो 30 डेज वाला जो इनिशियल रिस्पॉन्स का है ना, मेरी गलती नहीं है, वो ऐसा ही है, और बाकी जगहों पे मैंने ऑरेंज हाईलाइट करके रखा है, वहां पे 7 वर्किंग डेज आपको देखना होगा। ये पूरी बातें अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया है इनिशियल रिस्पॉन्स, प्रॉपर ऑफिसर का वो पहला वाला वर्टिकल कॉलम देख लो, वो उसका इनिशियल रिस्पॉन्स है 7 वर्किंग डेज या फिर 30 डेज, कुछ भी जवाब नहीं दे रहा, हाँ या ना कुछ भी नहीं दे रहा है, तो डीम्ड अप्रूवल मान लेंगे। और लास्ट में भी उसको जो फाइनल रिस्पॉन्स देना है, फाइनल ऑर्डर देना है, वो भी अगर विद इन 7 वर्किंग डेज कोई भी जवाब नहीं देगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन हमारे रिप्लाई से, तो डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा। इसका आप स्क्रीन का एक बार स्नैपशॉट ले लो, या आपको काम आ जाएगा, एक बार स्नैपशॉट ले लो, ये ले लो। जाते हैं अब बाकी देखते हैं सेक्शन 25 में और क्या बाकी, ठीक है? नेक्स्ट है सेक्शन 25 के अंदर 6A से लेके 6D की कहानी। आधार ऑथेंटिकेशन कराना है, आपको येलो वाला दिख रहा है, ये है अपना हेडलाइन, दैट इज आधार ऑथेंटिकेशन। अगर जो न्यू एप्लीकेंट है, जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहा है, उसको क्या क्या करना होगा, ये 6B और 6D के अंदर है। दूसरा हेडलाइन आपको नीचे दिखेगा, आधार ऑथेंटिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया था तो अभी आपको करवाना पड़ेगा। और लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है, ये पहले अपने को देखना है, पर्सन्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन, इनको आधार ऑथेंटिकेशन कराने की जरूरत नहीं है, पहले इसको देखते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं, ये 6 कैटेगरी के लोग हैं जिनके ऊपर आधार के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। पहला, एनी पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, कोई डिपार्टमेंट या फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। चौथा, कोई लोकल अथॉरिटी। देन वी हैव स्टैट्यूटरी बॉडी एंड लास्टली पर्सन अप्लाइंग फॉर यूआईएन। ये 6 कैटेगरी के लोगों को कभी भी आधार ऑथेंटिकेशन कराने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद में बात करते हैं ये वाले प्रोविजन जो हमको देखना है, अगर कोई न्यू एप्लीकेंट है तो इसके लिए सेक्शन 25 का 6B और 6D अप्लाई होता है।
कौन से लोग हैं आपको पिंक वाले ऊपर ऊपर दिख रहे होंगे, 6-7 लोग हैं। इंडिविजुअल है तो उस इंडिविजुअल को करना होगा, उसके अलावा जो भी बिजनेस वाले लोग हैं। HUF है तो कर्ता का आधार ऑथेंटिकेशन करना है। कंपनी के केस में MD या WTD। ट्रस्टी पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो मैनेजिंग एंड ऑथराइज पार्टनर्स, एंड ट्रस्ट के केस में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एंड AOP के लिए मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमिटी या फिर इनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, इनका भी चल जाएगा। और इनके साथ में आपको ऑथराइज सिग्नेटरी का भी आधार ऑथेंटिकेशन करवाना होता है। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेट, एप्लीकेशन सबमिशन डेट, किस दिन पे माना जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, ये है वो डेट। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने ऊपर देखा विदिन 7 वर्किंग डेज, किस डेट से? एप्लीकेशन सबमिट वाली डेट से। ठीक है, तो ये डेट मानी जाएगी। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया तो आपके आधार ऑथेंटिकेशन वाली डेट, लेकिन 15 दिन का टाइम निकल गया, आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया, तो जो भी वो लास्ट डेट हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों में से विचएवर इज अर्लियर, ऐसा समझो, आधार ऑथेंटिकेशन की डेट या फिर लास्ट 15 डेज खत्म होने वाले होते हैं, तो 15 डेज का टाइम लिया जाता है। इन दोनों में से जो भी अर्लियर कॉल करेगा वो हो जाएगी एप्लीकेशन सबमिट करने वाली डेट। ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इशुएंस ऑफ ऑर्डर, देखो ये इशुएंस ऑफ नोटिस ये कब होता है मैं आपको बता रहा हूं। अगर आधार में कोई गड़बड़ है, 3 तरीके की गड़बड़ है, या तो आधार ऑप्ट ही नहीं किया, या फिर ऑप्ट किया लेकिन आधार का वो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस नहीं किया, या फिर सब कुछ कर दिया लेकिन प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि इसकी प्लेस ऑफ बिजनेस की फिजिकल वेरिफिकेशन करनी होगी, तो 30 डेज का टाइम लगेगा। अभी मैंने बताया इनिशियल रिस्पॉन्स 30 डेज में आता है, वो यहाँ पे लिखी हुई है बात, प्रोवाइजो टू रूल 91 एंड प्रोवाइजो टू रूल 92, क्योंकि 9192 क्योंकि ये आधार ऑथेंटिकेशन वाले सेक्टर में है, तो यहाँ पे मैंने उसको डाल दिया। रीड मत करो, 30 डेज है यहाँ पे बोला गया। ठीक है, समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में, अगर कोई पर्सन ऑलरेडी GST में रजिस्टर्ड है तो उसको भी अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवाना होगा। सेक्शन 25(6)(a) इस बात को बोलता है, और 6A यहां तक बोलता है कि रूल 10B के हिसाब से आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना होगा। अब आपको ब्लू स्टार दिख रहा है रूल 10B के बाजू में, क्योंकि ये रूल 10B पूरा का पूरा नया इंसर्ट हुआ था पिछले वाले अटेम्प्ट के अंदर, नवंबर 22 में। तो एक बार इसको देख के जाना यार, मतलब पिछले अटेम्प्ट का ये तो इंपॉर्टेंट होगा। ये कौन कौन से लोगों को कराना है, वही लोगों को जो वहां पे नाम देखा है, वापस रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के केस में प्रोप्राइटर होगा तो प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म होगा तो कोई भी पार्टनर, HUF होगा तो करता, ये सारे लोगों को करना है। और ये जो आपको 6-7 नाम दिख रहे हैं, उसकी नीचे एक लाइन में बोला गया है कि रूल 10B की अगर आपने ये आधार, इतने लोगों की आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवा ली, जो भी है, जो भी रिस्पेक्टिव लोग हैं, इनका कराया, तो ही जाकर के आपको ये 2 काम करने मिलेंगे। आपको जो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की एप्लीकेशन फाइल करनी है, आगे देखेंगे सेक्शन 30 में, वो एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। तो पहले आपको 10B के हिसाब से अपनी आधार ऑथेंटिकेशन करानी होगी। और दूसरा, अगर आपको रिफंड चाहिए, आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया है और उन एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर जो भी आपका रिफंड बनता है वो रिफंड चाहिए, तो रिफंड आपको मिलेगा ओनली आफ्टर आधार ऑथेंटिकेशन अंडर रूल 10B। रूल 10B कंप्लाई करो तो ही ये 2 दरवाजे तुम्हारे खुलेंगे। ये कहां पे लिखे हैं? ये पिंक वाला बॉक्स है ना, उसके ठीक ऊपर दोनों पॉइंट्स लिखे हैं। पिंक वाला बॉक्स पॉइंट नंबर 3 में जो मैंने लिखा है, फर्स्ट प्रोवाइजो टू रूल 10B, ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन के पास आधार आया ही नहीं है, बिजनेस में रजिस्टर्ड है, GST में रजिस्टर्ड है, लेकिन उस पर्सन के पास अब तक आधार आया नहीं, उसने आधार के लिए अप्लाई नहीं किया, तो उसको कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे। पहले उसको देना होगा आधार एनरोलमेंट ID स्लिप, अभी अप्लाई कर दो, और जैसे अप्लाई करते हो तो आधार एनरोलमेंट ID स्लिप आती है, वो ले लो, प्लस नीचे 4 डॉक्यूमेंट्स है, उनमें से कोई भी एक दे देना। बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, वोटर ID, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इन चारों में से एक डॉक्यूमेंट, और आधार एनरोलमेंट ID स्लिप, ये दोनों चीजें आपको देनी होंगी। लास्टली सेकंड प्रोवाइजो बोलता है उसके नीचे कि आपको बाद में जब आ जाएगा, अभी आपने आधार के लिए अप्लाई किया, तो जब भी आपको आधार नंबर आ जाएगा, वहां से 30 डेज के अंदर आपको रूल 10B का कंप्लाई करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन करवानी होगी। पॉइंट 4 के बाद एक बार पॉइंट 6 को देखो, एक बार 5 को छोड़ दो, 6 को देखो। 6 वाला पॉइंट बोलता है नॉन कंप्लायंस, अगर आपने आधार नहीं कंप्लाई किया रूल 10B के हिसाब से, तो जो भी आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया है, आप ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड हो, ये डीम टू बी इनवैलिड माना जाएगा, और ये मान लेंगे कि आपका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, और अकॉर्डिंगली सारे प्रोविजंस आप पे अप्लाई किए जाएंगे। पॉइंट 5 जो बीच में बोलता है एक्सेप्शन टू रूल 10B, वो यही बोलता है कि जो सेक्शन 25(6)D के अंदर जो 6 लोग हैं, उनको आधार कराने की जरूरत नहीं है। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 5th वाले पॉइंट को नीचे कनेक्ट कर दो येलो वाले बॉक्स से, और 4th वाला ऑरेंज बॉक्स से 6th वाला ब्लू बॉक्स को कनेक्ट कर दो, ये तुमको कनेक्ट में आ जाएगा। ये पूरा आधार ऑथेंटिकेशन वाला प्रोविजन अपना खत्म हो गया। देखते हैं उसके बाद वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का रेलेवेंट रूल्स। पहला वाला पॉइंट बात करता है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसिस, रूल 25 के हिसाब से। देखो, क्या आपकी बिजनेस प्रीमाइसिस की फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकती है? आंसर इज यस, डेफिनेटली हो सकती है। एक टेबल आपको दिख रहा है, वो केस बता रहा है और कब कब क्या क्या हो सकता है। पहला केस, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया, ऑप्ट किया था फिर भी नहीं करवाया, फिर ऑप्ट ही नहीं किया, ऐसे केस में बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस की वेरिफिकेशन करवाई जाएगी।
या फिर अगर फॉर एनी अदर रीजन आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस की फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। जो भी वेरिफिकेशन होगी उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी प्लस अलॉन्ग विद द फोटोग्राफ्स। ये रिपोर्ट और फोटोग्राफ जो भी ऑफिसर ने लिए ये सब कुछ कॉमन पोर्टल पे अपलोड कर देंगे विद इन 15 वर्किंग डेज। ये रूल 25 था। उसके बाद में रूल 10 बात करता है इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, असाइनमेंट ऑफ जीएसटी नंबर एंड इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आपको वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देता है, प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर पास करता है, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है REG 06 के अंदर। उसके बाद 3 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको जीएसटी नंबर असाइन कर दिया जाएगा। अब सर्टिफिकेट आ गया, जीएसटी नंबर मिल गया। अब उसके बाद तीसरी बात देखते हैं उस टेबल के अंदर, व्हाट विल बी द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई किया था, एप्लीकेशन आपने सबमिट किया था विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल टू रजिस्टर, ऐसे केसेस में इफेक्टिव डेट होगी डेट ऑन विच पर्सन बिकम्स लायबल टू रजिस्टर। और अगर 30 दिन के बाद में, जिस दिन से आप लायबल टू रजिस्टर हुए थे उसके 30 दिन के बाद में आपने सबमिशन की थी एप्लीकेशन की, तो ऐसे केसेस में द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये बार बार आप देख रहे हो ना केस के अंदर, द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन वाज सबमिटेड, तो सबमिशन डेट यहाँ पे काम आती है जो मैंने आधार के टाइम पे आपको बताई थी। ठीक है, तो ये 30 दिन के अंदर अगर आपकी सबमिशन डेट आ गई या 30 दिन के बाद आई तो अकॉर्डिंगली इफेक्टिव डेट आपकी चेंज हो जाएगी। डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड जीएसटी, जो भी नंबर जीएसटी नंबर जो मिलता है, जो भी पर्सन को सर्टिफिकेट मिला है और जीएसटी मिला है उसको वो दोनों चीजें डिस्प्ले करनी होंगी अपनी पीपीओबी पे, जो भी उसकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, एंड एट एवरी एपीओबी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। ये दोनों चीजें उसको डिस्प्ले करनी होंगी जिससे लोगों को पता चले कि रजिस्टर्ड है और ये उसका जीएसटी नंबर। फोर्थ वाला पॉइंट बात करता है फर्निशिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स। ये रूल 10A के बारे में है। आपको बोला जाता है रजिस्ट्रेशन के बाद में भी आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स भर सकते हो, लेकिन एक टाइम पीरियड बताया जा रहा है, वो टाइम पीरियड कंप्लाई करना 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और 45 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ सबमिटिंग ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39(3)(b। तो ये दोनों से 45 डेज कंप्यूट करना, जो भी विचएवर इज अर्लियर हो जाएगा वो हो जाएगी डेट फॉर फर्निशिंग, द लास्ट डेट फॉर फर्निशिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स। वहां पे एक्सेप्शन है रूल 10A का, मतलब इन केसेस में कोई भी आपको 45 डेज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बैंक डिटेल्स फर्निश करनी होगी बिफोर अप्लाइंग, एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। उसके अंदर टीडीएस और टीसीएस कलेक्टर है, इनको रूल 12 के अंदर रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। इनको बोला टीडीएस और टीडीएस कलेक्टर, टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर को कि आपको जो रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है उसके लिए बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको पहले देनी होंगी, 45 डेज का टाइम नहीं मिलेगा। और दूसरा रूल 16 के अंदर पीओ अगर सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन कराता है, याद है मैंने बताया था टेम्पररी बेसिस पे, वो वाले केसेस में भी जो पर्सन है उसको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स पहले देनी होती है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग दी एप्लीकेशन। ये पूरी बातें थी हमारी रूल्स के रिस्पेक्ट में। आगे देखते हैं सीटीपी एनआरटीपी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सीटीपी एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन। इनके लिए सेक्शन 25 एज वेल एज सेक्शन 27 आता है, नीचे आएगा मैं बता दूंगा। सेक्शन 27 छोटा सा ये जब आएगा बता दूंगा। पहली बात, सीटीपी और एनआरटीपी के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इन दोनों के अंदर 5 पॉइंट्स के डिफरेंसेस हैं, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ये 5 पॉइंट्स के डिफरेंसेस है। पहला, मीनिंग ही अलग है। सीटीपी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इंडिया में रहता है, इंडिया में उसका रेसिडेंस है, एक फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, कोई एक स्टेट में ऑलरेडी वो बिजनेस करता है और किसी दूसरे स्टेट में जाके उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन करना है, तो ऐसे व्यक्ति को सीटीपी वाला रजिस्ट्रेशन लेना होगा। एनआरटीपी की बात करें तो कोई ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में रेसिडेंट नहीं है, मतलब इंडिया में नहीं रहता, ही इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा, उसकी कोई बिजनेस फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस भी नहीं है, तो ना रहता है ना उसका बिजनेस कोई है यहाँ पे, और इंडिया में आने के बाद में उसको कोई ट्रांजैक्शन करना है, कोई भी ट्रांजैक्शन पर्सनल या बिजनेस, उस व्यक्ति को एनआरटीपी वाली रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ये पॉइंट 1 था जो इनके डिफरेंसेस थे मीनिंग के। उसके बाद में बिजनेस टेस्ट। बिजनेस टेस्ट के लिए सीटीपी को बोला कि अगर वो किसी दूसरे स्टेट में जाके बिजनेस ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है तो वो सीटीपी वाला रजिस्ट्रेशन ले ले। लेकिन एक व्यक्ति जो इंडिया में रहता भी नहीं, कुछ भी नहीं, और इंडिया में आके कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है, बिजनेस छोड़ो पर्सनल ट्रांजैक्शन भी करना चाह रहा है, तो वो पर्सन को एनआरटीपी वाली रजिस्ट्रेशन लेनी होगी। ये था दूसरा वाला डिफरेंस बिजनेस टेस्ट का। तीसरा, पैन के बारे में बात की गई है। सीटीपी को अगर रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसको पैन मैंडेटरी है, लेकिन एनआरटीपी के लिए पैन मैंडेटरी नहीं है, उसको कोई और डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे मिल जाता है रजिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल उसके वैलिड पासपोर्ट के बेसिस पे भी उसको मिल जाता है। तो फोर्थ पॉइंट है आईटीसी का। क्या आईटीसी मिलेगा? सीटीपी को सारा आईटीसी मिलता है, जो भी उसकी इनवर्ट सप्लाईज है सब कुछ आईटीसी मिलता है, ऑब्वियसली 17(5) और बाकी प्रोविजन चेक करने के बाद, लेकिन प्रोहिबिशन कोई नहीं है। इसके लिए प्रॉब्लम है, एनआरटीपी को यूजुअली कोई भी आईटीसी नहीं मिलता है, सिर्फ एक चीज का, वो जो भी गुड्स इंपोर्ट करके लाया है, उन इंपोर्ट किए हुए गुड्स पे जो भी जीएसटी चार्ज किया जाता है उसका वो आईटीसी ले सकता है, उसके अलावा कोई भी चीज का उसको आईटीसी नहीं मिलता। फॉर्म की बात करें रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, तो सीटीपी के लिए नॉर्मल फॉर्म है जैसा हम लोग हमेशा यूज करते हैं ऑफिस में,
REG 01 वाला फॉर्म सीटीपी के लिए भी वही अप्लाई होता है, लेकिन एनआरटीपी को REG 01 नहीं लगता है, उसके लिए एक दूसरा फॉर्म है REG 09 वाला फॉर्म है। इसीलिए REG 01 के टाइम पे मैंने बताया था कि सीटीपी को एडवांस में टैक्स डिपॉजिट करना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए भी वही फॉर्म है, एनआरटीपी के लिए नहीं है। ये इनकी थी डिफरेंसेस, आपको टॉप पे दिख रहा है डिफरेंसेस बिटवीन सीटीपी एंड एनआरटीपी। अब दूसरी बात करते हैं, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन सीटीपी एंड एनआरटीपी। ये 3 पॉइंट्स की सिमिलरिटीज है, लेकिन एक्चुअली मैं आपको 4 बातें बताने वाला हूं। पॉइंट नंबर 1 के अंदर 2 बातें। पॉइंट नंबर 1 बोलता है रजिस्ट्रेशन का। एक तो ये बात है कि इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेनी है, और दूसरी बात है कि इनको 5 डेज प्रायर रजिस्ट्रेशन लेनी है, 5 डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तीसरी बात, टैक्सेबल सप्लाईज। अगर इनको कोई टैक्सेबल सप्लाई करनी है तो वो उनको रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में ही अलाउ किया जाएगा। टैक्सेबल सप्लाईज कैन बी मेड ओनली आफ्टर द इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। चौथी बात, कॉम्पोजिशन लेवी, दोनों के दोनों सीटीपी एज वेल एज एनआरटीपी दे आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो इनको तो क्लियरली बोला कि दोनों को नहीं मिलेगी कॉम्पोजिशन स्कीम। ये इनकी सिमिलरिटीज थी। पॉइंट नंबर 2 के अंदर 4 बातें बताई मैंने आपको। पॉइंट नंबर 3 बात करता है वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू सीटीपी एनआरटीपी। देखो, इनको जो रजिस्ट्रेशन दिया जाता है वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है कि भाई लाइफ टाइम वैलिड रहेगा या कुछ। इनको एक फिक्स पीरियड के लिए रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। और पिंक वाले बॉक्स के अंदर जो मैंने बात लिखी है वो है ओरिजिनल वैलिडिटी पीरियड। जैसे ये एप्लीकेशन सीटीपी एनआरटीपी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, उसके अंदर ये अपना डेट लिख देते हैं कि भाई कितने पीरियड के लिए इनको चाहिए। तो या तो वो डेट पीरियड स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद या वरीज अर्लियर। तो एक बात तो पक्की है, मैक्सिमम 90 डेज है, उससे ज्यादा का इनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, क्या एक्सटेंशन मिलेगा? डेफिनेटली एक्सटेंशन इनको मिलता है, लेकिन एक्सटेंशन के रिस्पेक्ट में 3 बातें समझो। पहली बात ये कि इनको एक्सटेंशन मिलेगा सिर्फ एक ही बार ही, बार बार ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, जब भी ये रजिस्ट्रेशन एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं अपनी वैलिडिटी के लिए, उसके लिए इनको मैक्सिमम 90 डेज का ही मिलेगा, उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। तो ओरिजिनल पीरियड भी मैक्सिमम 90 डेज का हो सकता है, और एक्सटेंशन एक ही बार मिलेगी और वो भी मैक्सिमम 90 डेज के लिए। और तीसरी बात, एक्सटेंशन फाइल करने के लिए, एक्सटेंशन की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए इनको उसके पहले अपनी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी होगी उस एक्सटेंडेड पीरियड की, और उस एक्सटेंडेड पीरियड की टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने के बाद वो पे करना है, तब जाकर के इनको एडवांस में पे करना पड़ेगा, तब जाकर के इनको एक्सटेंशन मिलेगा। ये पूरी बातें थी। अब सेक्शन पॉइंट नंबर 4 आ रहा है एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स बाय सीटीपी एनआरटीपी। ये है सेक्शन 27। बाकी सारी चीजें सेक्शन 25 थी, ये सेक्शन 27 है। सीटीपी और एनआरटीपी को बोला गया कि आपको जब भी रजिस्ट्रेशन लेनी होगी, ओरिजिनल वाली पीरियड या फिर एक्सटेंशन जो भी है, आपको पहले एडवांस में टैक्स डिपॉजिट करना होगा। अगर नॉर्मली फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो उस पीरियड की एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करो और वो पहले पे करना होगा, और उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, उसके बाद में मिलेगा। और अगर एक्सटेंशन भी चाहिए तो एक्सटेंशन भी फाइल करने के पहले, खत्म होने वाला होगा तुम्हारा पीरियड, वैलिडिटी पीरियड, उसके पहले एक्सटेंशन फाइल करना है। और एक्सटेंशन फाइल करने के लिए पहले आपको एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी होगी उस एक्सटेंडेड पीरियड की, वो आप पे कर दो और उसके बाद में आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। वो आपको एडवांस में पे करना पड़ेगा। एक बात है, सीटीपी को बेनिफिट दिया गया। नीचे आपको सर्कुलर दिख रहा है, ब्लू कलर का वर्ड लिखा है, वो 3 लाइन का एक सर्कुलर है, वो सिर्फ सीटीपी के लिए अप्लाई होता है। सीटीपी को बोला कि सीटीपी को तो आईटीसी मिलती है सारी की सारी, तो उसको जब भी वो टैक्स पे करता है, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करता है, वो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने के लिए वो पहले अपनी आईटीसी का बेनिफिट ले ले, जो भी एस्टिमेटेड आईटीसी है, और जो नेट अमाउंट आता है, नेट एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, वो उसको पहले एडवांस में पे करनी होगी सीटीपी को। ठीक है, एनआरटीपी को तो कोई आईटीसी का बेनिफिट ही नहीं मिलता। 5th वाला पॉइंट एक सर्कुलर है, ये सीटीपी के लिए अप्लाई होता है। लॉन्ग रनिंग एग्जीबिशंस होंगे, अगर उसमें सीटीपी को पार्ट लेना है तो लॉन्ग रनिंग एग्जीबिशंस जो 180 डेज से ज्यादा के हैं, तो उसमें किसी व्यक्ति को सीटीपी की तरह पार्ट लेना है तो क्या करेगा? इसमें क्लियरली बोला कि उसको सीटीपी वाला रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम 180 डेज का होता है। ओरिजिनल पीरियड मैक्सिमम 90 डेज, एक्सटेंशन मैक्सिमम 90 डेज, तो ऐसे में कुछ नहीं हो सकता। इस पर्सन को पहले अपना एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना होगा उस स्टेट में जाकर के, जैसे ही अपना एग्जीबिशन खत्म होता है अपना रजिस्ट्रेशन उधर सरेंडर कर दे और वापस बैक टू पवेलियन जहाँ पे वो था। सीटीपी वाले के लिए और एक्सटेंशन मांगेगा तो नहीं मिलेगा। 180 डेज से ज्यादा का है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेके अपना काम करो, सरेंडर करके वापस आ जाओ। पूरे प्रोविजन सेक्शन 25 के खत्म हो गए। अब आपको एक छोटा सा 2 लाइन का दिख रहा होगा अदर मिसलेनियस प्रोविजंस में सेक्शन 26। ये कोई वैल्यू नहीं रखता, लेकिन फिर भी बता देता हूं क्योंकि आप बोलोगे सेक्शन 26 कहां मिस हो गया। ये रहा डीम्ड रजिस्ट्रेशन। अगर आपने सीजीएसटी एक्ट में एप्लीकेशन फाइल करी और रजिस्ट्रेशन ले लिया, इसका मतलब हो गया डीम्ड। बाकी के लिए वो डीम्ड एप्लीकेशन मान ली जाती है, डीम्ड रजिस्ट्रेशन। सीजीएसटी के बाद एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, इनके लिए अलग से आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है। बाकी एक्ट्स वो सीजीएसटी के भाई बहन ही है, तो उसके अंदर वो डीम्ड एप्लीकेशन, डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान ली जाएगी। नॉट वर्थ इट, इसको क्या पढ़ोगे।
पॉइंट 2 और 3 का भी कोई वैल्यू नहीं है इतना ज्यादा। टीडीएस और टीसीएस कलेक्ट करने वालों को अलग से लेना पड़ता है। रूल 12 के अंदर इनको रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। जैसे ही एप्लीकेशन फाइल करते 3 वर्किंग डेज के अंदर इनको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है और ये सारी चीजें। लेकिन इसके ऊपर कोई भी काम ज्यादा क्वेश्चन बनने की चांस नहीं है। ओआईडीआर वाले सर्विसेज जो आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आके एनटीओआर को सर्विस दे रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। इनके लिए सिंप्लीफाइड प्रोसीजर होता है, तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा और इतना सही है रूल, ठीक है, वो कोई दम भी नहीं है। इसके बाद जाते हैं सेक्शन 28 देखते हैं। सेक्शन 25 यहाँ पे पूरा खत्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 28 दैट इज अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर कोई पर्सन ने अपनी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करी थी उसमें कोई डिटेल्स दी थी, या फिर यूआईएन होल्डर ने जब अपनी यूआईएन एप्लीकेशन फाइल करी थी उसमें कोई डिटेल्स दी थी, या बाद में भी इन्होंने एक बार अमेंडमेंट कर चुके उसके अंदर भी वापस अमेंडमेंट करनी है, ये सारी चीजों के लिए सेक्शन 28 का यूज करना होगा। अकॉर्डिंगली इस प्रोसीजर से आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होगी अपनी अमेंडमेंट के लिए। पहले प्रोसीजर के पहले ये समझ लो कि आपको कब कब क्या क्या अमेंड करना होता है। अमेंडमेंट इन वेरियस पर्टिकुलर्स, उसके अंदर ऑरेंज वाला जो बॉक्स है वो बात करता है अमेंडमेंट इन कोर फील्ड इंफॉर्मेशन। तीन तरीके की कोर फील्ड इंफॉर्मेशन होती है। आपको ब्लू वाले बॉक्स बड़ा सा दिख रहा है। पहला पॉइंट है अगर लीगल नेम ऑफ बिजनेस चेंज करना तो ये कोर फील्ड इंफॉर्मेशन होगा। दूसरा, अगर आपको एड्रेस चेंज करना है पीपीओबी का या फिर एपीओबी का, ये भी एक कोर फील्ड इंफॉर्मेशन है। और तीसरा, जो पर्सन डे टू डे अफेयर जो बिजनेस मैनेज करते हैं उनके अंदर आपको कुछ चेंज हो गया, वो नए एडमिट हुए हैं या फिर रिटायर हो रहे हैं या फिर जो भी हुआ है वो चीजें आपको अपडेट करनी है, तो ये भी कोर फील्ड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। सी वाला बोलता है एडिशन, डिलीशन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डायरेक्टर, कर्ता, मैनेजिंग कमेटी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डे टू डे अफेयर्स के लिए। कोर फील्ड इंफॉर्मेशन के लिए अगर अमेंडमेंट करनी है तो आप एप्लीकेशन फाइल करते हो, वो एप्लीकेशन की अप्रूवल होती है, पीओ अप्रूव करेगा, पीओ मतलब प्रॉपर ऑफिसर, वो अप्रूव करेगा, उसके बाद ही वो चीज इफेक्टिव मानी जाएगी। तब तक आपकी वो तीनों चेंजेस इफेक्टिव नहीं मानी जाएगी। जब से प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर पास करेगा तभी से वो अप्रूव इफेक्टिव मानी जाएगी सारी अमेंडमेंट्स। लेकिन जो नॉन कोर फील्ड इंफॉर्मेशन है, तुमको नीचे ग्रीन कलर की दिख रही है, वो उसके अंदर इन्होंने बोला कि ये जो 3 इंफॉर्मेशन है इसके अलावा जो भी आपको अमेंडमेंट करनी होती है वो सारी नॉन कोर फील्ड इंफॉर्मेशन होती है। नॉन कोर फील्ड इंफॉर्मेशन की अच्छी बात यह है कि आपको एप्लीकेशन तो फाइल करनी है लेकिन उस एप्लीकेशन की वहां पे कोई अप्रूवल नहीं लेनी है, पीओ के पास में कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप एप्लीकेशन फाइल करते हो वो वैसे ही हाथों हाथ वो चीज अपडेट हो जाती है आपके कॉमन पोर्टल पे, वो अपडेटेड होकर आपको रिफ्लेक्ट दिख जाती है कि भाई आपकी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो हाथों हाथ अमेंड हो गई, ठीक है। अप्रूवल की जरूरत नहीं नॉन कोर फील्ड के लिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर आपको चेंज करना है नीचे, तो उसमें बोला सिग्नेटरी, ऑथराइज सिग्नेटरी का मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन होता है, वो हाथों हाथ हो जाता है, ओटीपी के थ्रू हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। एक्सेप्शन को ध्यान देना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग। ऐसे कौन से केसेस है जहां पे अमेंडमेंट की एप्लीकेशन फाइल नहीं की जा सकती, अमेंडमेंट की एप्लीकेशन फाइल करना पॉसिबल ही नहीं है एक्सेप्शन केसेस में, सॉरी। 2 ऐसे केसेस हैं। पहला, अगर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस हो रहा है विच रिजल्ट इन चेंज ऑफ पैन, आपका पैन ही चेंज हो गया, प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप हो गया, पार्टनरशिप से कंपनी हो गया, ऐसे केस में पैन चेंज हो गया और जीएसटी में रजिस्टर्ड पैन बेस्ड होती है, तो वो आपका पैन चेंज हो रहा है तो आपको अब अमेंडमेंट नहीं कर सकते कि मेरे को पैन चेंज करना है, इसके बाद वो कैंसिल ही करो और उसके बाद नई रजिस्ट्रेशन आपको अप्लाई करनी होगी। दूसरा वाला एक्सेप्शन, अगर आपने चेंज इन प्लेस ऑफ बिजनेस किया है वन स्टेट टू अनदर, आपने स्टेट ही प्लेस चेंज कर दिया, ऐसे नहीं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, आपने स्टेट चेंज कर दिए, वन स्टेट टू अनदर जा रहे हो, तो यहाँ पे भी अमेंडमेंट नहीं होगी। ऐसे केस में कैंसिल करके नए वाली स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेनी होगी, क्योंकि ये दोनों चीजें मेन वाली हिट करता है। जीएसटी इज पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन और दूसरा स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होती है। पैन चेंज हो गया नया डालना पड़ेगा, स्टेट चेंज हो गया नया डालना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये पूरी बातें थी। एक्सेप्शन को ध्यान देना, ये मैंने आपको बताया कि अमेंडमेंट इन वेरियस पर्टिकुलर्स कब कब हो सकती है और कब पॉसिबल नहीं हो सकती है, दोनों केसेस में। प्रोसीजर की बात करते हैं। अगर एप्लीकेशन अपनी अमेंडमेंट, जो भी पर्सन है वो अपनी एप्लीकेशन फाइल करता है अमेंडमेंट की, जब भी उसके वो जो भी सर्कमस्टेंसेस हुई, जो भी चेंजेस हुए, वो चेंजेस के यहाँ से 15 डेज के अंदर उसको एप्लीकेशन फाइल कर देनी है और सब कुछ प्रॉपर होगा तो प्रॉपर ऑफिसर उसको अप्रूव भी कर देगा। 15 वर्किंग डेज के अंदर वो जवाब दे देगा और वो सारी चीजें आपकी अप्रूव करके खत्म कर देगा। लेकिन अगर प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो ये केस में आपने तो 15 डेज, जब भी वो चेंजेस हुई वहां से 15 डेज के अंदर आपने अपनी एप्लीकेशन फाइल करी, प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो वो आपको पहले शो कॉज नोटिस इशू करेगा। वो शो कॉज नोटिस 15 वर्किंग डेज के अंदर इशू करता है। उसके बाद में आपके पास में वो शो कॉज नोटिस आएगा, आपके पास 7 वर्किंग डेज का टाइम है उसको रिप्लाई करने के लिए। आपका रिप्लाई उसके पास पहुंच गया, वहां से 7 वर्किंग डेज के अंदर उसको फाइनल एक डिसीजन बताना है
कि भाई अप्रूव कर रहा है नहीं कर रहा है, अमेंडमेंट हुई है नहीं हुई है, ये सारी चीजें अप्लाई होती हैं। ये प्रोसीजर आपको याद रखना होगा। अच्छा, ये प्रोसीजर के लिए आपको डेट्स तो मैंने बता दूंगा आपको मैं एक उससे चार्ट से, लेकिन ये अप्लाई कब होगा? ये अप्लाई होगा सिर्फ कोर फील्ड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि नॉन कोर फील्ड तो हाथों हाथ चेंज हो जाता है। कोर फील्ड के लिए ये पूरी महाभारत की जाएगी। डीम्ड अप्रूवल की बात यहाँ पे भी की गई है कि इनिशियल रिस्पॉन्स उसको 15 वर्किंग डेज के अंदर करना था, वो नहीं किया, या फिर फाइनल रिस्पॉन्स हमने उसको रिप्लाई दे दिया था शो कॉज नोटिस का, फिर भी उसने अपने को 7 दिन के अंदर, उसके बाद से जिस दिन से उसको रिसीव हुआ हमारा रिप्लाई, वहां से भी 7 वर्किंग डेज के अंदर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा। आ जाओ इस तरफ पे देख लो, यहाँ पे इसमें आपको दिख रहा है, मैं वो ऑरेंज हाईलाइट करना भूल गया, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि पहले वाले जो आपको अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, जिस दिन से आपकी चेंजेस हुई वहां से आपको 15 डेज के अंदर टाइम करना है, 15 डेज के अंदर फाइल करना है। उसके बाद पूरी कहानी वर्किंग डेज पे चलती है। प्रॉपर ऑफिसर का जो इनिशियल रिस्पॉन्स आता है वो 15 वर्किंग डेज के अंदर या तो अप्रूव करके आप बता देगा, या तो वो आपको एक नोटिस इशू करेगा। दोनों चीजें, कुछ तो उसको भेजना चाहिए, या तो अप्रूव करे या शो कॉज नोटिस दे। कुछ भी नहीं दे रहा 15 वर्किंग डेज के अंदर, वो डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा। चलो, उसने शो कॉज नोटिस दिया, आपके पास में सिनेरियो आ गया, अब आपको 7 वर्किंग डेज में रिप्लाई करना चाहिए। चलो, आपने 7 वर्किंग डेज में रिप्लाई कर भी दिया। अब ऑफिसर के पास में बात आ गई है, जिस दिन से उसको हमारा रिप्लाई रिसीव हुआ वहां से 7 वर्किंग डेज के अंदर जवाब दे, या तो रिजेक्ट कर दे या तो अप्रूव करे, कुछ तो करे। अगर कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है तो डीम्ड अप्रूव मान लिया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, इसका आप स्नैपशॉट ले लो, स्क्रीन पे जो दिख रहा है इसका एक बार स्नैपशॉट ले लो। ये पूरा सेक्शन 28 खत्म हो गया। अब जाते हैं सेक्शन 29 पे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 29। ये बड़ा वाला सेक्शन है, इसके अंदर बहुत सारी बातें होंगी। ये कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के ऊपर बेस्ड है। 2 पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1 जो येलो वाला है, बोलता है देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ कैंसिलेशन। एक होती है वॉलंटरी कैंसिलेशन, जो रजिस्टर्ड पर्सन खुद ही कैंसिल करता है। दूसरा होता है सुओ मोटो कैंसिलेशन, जो प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो कैंसिल करता है। अगर उसको लग रहा है कोई गड़बड़ है तो वो सुओ मोटो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। 2 टाइप्स हो गए। अब नीचे देखो पॉइंट नंबर 2 के अंदर देयर आर 4 ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 29। ये 4 कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। एक होते हैं सर्कमस्टेंसेस, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। दूसरा सस्पेंशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, ये क्या चीज है। तीसरा कैंसिलेशन प्रोसीजर, जो आपको जनरली पता होता है कि नंबर ऑफ डेज वगैरह सब ये इसमें होता है। लास्ट है अदर कंप्लायंस प्रोविजंस, अदर रेलेवेंट प्रोविजन जो सेक्शन 29 से रिलेटेड है। एक एक करके कॉन्सेप्ट वाइज देखते हैं अपन। पहला वाला कॉन्सेप्ट बात करता है सर्कमस्टेंसेस। अब आपको स्क्रीन पे 2 ब्लू हाईलाइटेड वाले पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक है पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट 2। पॉइंट नंबर 1 के अंदर जो सर्कमस्टेंसेस है वो दोनों टाइप्स के लिए अप्लाई होती है। अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन वॉलंटरीली कैंसिल करना चाहते हो अपना रजिस्ट्रेशन, तो भी ये सर्कमस्टेंसेस अप्लाई होती हैं। और अगर सुओ मोटो प्रॉपर ऑफिसर भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहता है तो भी ये अप्लाई होगा। यहाँ पे 1 के अंदर 3 बातें हैं, पॉइंट ए बी सी, लेकिन ए के अंदर ही और 5 इन्होंने सर्कमस्टेंस बताई है टोटल, मतलब 5 ए के अंदर। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया या फिर ट्रांसफर कर दिया फुल्ली फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग डेथ ऑफ द प्रोपराइटर। तीसरा अमेलगमेशन हो गया। चौथा डीमर्जर हो गया, या फिर अदरवाइज आपने बिजनेस को डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो ये दोनों तरीके से आपने बिजनेस अपना बंद ही कर दिया या ट्रांसफर कर दिया किसी तरीके से, ये एक चीज हो गई। या फिर पॉइंट नंबर बी में चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, पहले प्रोपराइटरशिप फर्म था अब पार्टनरशिप हो गया, पहले पार्टनरशिप था अब कंपनी बन रही है, तो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, ऐसे केस में भी ये सर्कमस्टेंस अप्लाई होती है। तीसरा वाला टैक्सेबल पर्सन हु इज नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22, 24 या फिर 25 में उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था। 22 में अगर उसकी 10, 20, 40 लाख की लिमिट टच हो जाती थी तभी उसने ले लिया था, लेकिन अब उसका बिजनेस बहुत कम हो गया है, 10 लाख के भी नीचे आ गया, 10, 20, 40 लाख के नीचे आ गया, तो ऐसे केस में वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकता है। सर्कमस्टेंस है यहाँ पे। 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आती थी, वो आरसीएम वाली सप्लाईज लेता था, अब वो आरसीएम वाली सप्लाईज नहीं लेता, तो बाकी रीजंस की वजह से सब कुछ ठीक है, उसका टर्नओवर भी कम है, तो वो कैंसिल करवा सकता है, कोई जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे केस बन जाता है सर्कमस्टेंस का। तीसरा वाला वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया था, लेकिन अब लग रहा है कि बेकार में ले लिया, बहुत ज्यादा कंप्लायंस है, वो पर्सन अगर बाकी सारी चीजें कंप्लाई करता है तो वो नीचे आ जाएगा, उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, तो वो कैंसिल कर लेगा। अपना वॉलंटरी लिया था, अब वो सर्कमस्टेंस आ गई, कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 कब अप्लाई होता है? पॉइंट नंबर 2 सिर्फ तब अप्लाई होता है जब प्रॉपर ऑफिसर को आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करनी है सुओ मोटो, मतलब हम यहाँ पे नहीं अप्लाई करते, ऑब्वियसली ये सारी कॉन्ट्रावेंशंस है, अगर कोई भी गड़बड़ की तो प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। पॉइंट नंबर 2 के अंदर ए बी सी डी ई ये 5 पॉइंट्स है, और ई के अंदर फिर और 7 मतलब ई के अंदर टोटल और 7 वायलेशंस है। तो ये कुछ भी गड़बड़ आपको स्क्रीन पे दिख रही है, कुछ भी गड़बड़ की तो कॉम्पोजिशन स्कीम कॉम्पोजिशन रजिस्ट्रेशन बाहर हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, प्रॉपर ऑफिसर उसको कैंसिल कर देगा। ए के अंदर बोला कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने कॉम्पोजिशन स्कीम लेके रखी थी, वो पर्सन को बोला जाता है रिटर्न एक ही बार फाइल करना है, एनुअल एक ही रिटर्न फाइल करना है, इसको मंथली या क्वार्टरली फाइल नहीं करना है।
क्वार्टरली वो टैक्स पे करने के लिए 1% 1% 5% जो भी पे करता है वो स्टेटमेंट फाइल करता है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न जो है वो साल में एक ही फाइल करना है। वो एक साल का रिटर्न भी उसको फाइनेंशियल खत्म होने के बाद में 30 अप्रैल तक भरना होता है। 30 अप्रैल के बाद में भी उसको और 3 महीने का टाइम दिया जाता है। वो 3 महीने में भी अगर उसने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया तो ये सरकमस्टेंस बन जाएगी। ड्यू डेट खत्म होने के बाद में और 3 महीने का टाइम दिया था, तब तक भी उसने नहीं किया तो यहाँ पे हो जाएगी सरकमस्टेंस, उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। पॉइंट नंबर बी में अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड है लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम वाला नहीं है, नॉर्मल स्कीम के अंदर है, और अगर वो मंथली वाला रिटर्न फाइल करता है तो मंथली वाले को बोला कि अगर आपने 6 कंटिन्यूस टैक्स पीरियड्स के लिए मतलब 6 मंथ्स का आपने कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स के लिए अपना रिटर्न फाइल नहीं किया तो ये सरकमस्टेंस बन जाएगी, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। और उसी में पॉइंट नंबर 2 में और एक केस है, अगर कोई रजिस्टर्ड है लेकिन क्यूआरएमपी स्कीम लेके बैठा है तो रिटर्न क्वार्टरली फाइल करना है, मंथली पेमेंट करना है, मंथली वाले को छोड़ दो, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है 2 कॉन्सिक्यूटिव टैक्स पीरियड्स के लिए, 2 कंटिन्यूस टैक्स पीरियड मतलब 2 क्वार्टर का आपने कंसेक्यूटिवली अपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो यहाँ पे हो जाएगा वो सरकमस्टेंस और उसके हिसाब से वो कैंसिल हो सकता है। ये ए और बी वाली अमेंडमेंट है, इस पूरे चैप्टर में यही एक अमेंडमेंट है। वो जो नोटिफाइड गुड्स के अंदर वर्ड कट हुए थे वो तो आपको ऑलरेडी पता है, कॉम्पोजिशन में भी पढ़े थे, लेकिन ये जो आपको देखना है यहाँ पे दोनों अमेंडमेंट अच्छी वाली इंपॉर्टेंट वाली है कि कब आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। उसके बाद पॉइंट सी में बोला कि अगर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ली थी लेकिन बिजनेस कमेंस नहीं किया विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है, ये सरकमस्टेंस बन जाएगा। पॉइंट डी में अगर पता चला कि आपने जो रजिस्ट्रेशन ली थी वो फ्रॉडुलेंट तरीके से विलफुल मिसस्टेटमेंट या फिर सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स करके ली थी, आपकी कंपोजिशन अपनी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, ये सरकमस्टेंस बन जाएगा। ई वाला पॉइंट बड़ा है, उसके अंदर रूल 21 की कुछ कॉन्ट्रावेंशंस बताई है, तो वो ई के अंदर आपको 7 कॉन्ट्रावेंशंस एक बार देख के जानी है, ठीक है। ये वाली अगर कोई भी गड़बड़ करी तो भी आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। पहला वाला 21 के अंदर अब एक एक करके बता रहा हूँ। 21 का पहला बोलता है डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। जो प्लेस ऑफ बिजनेस बोली थी वहां से आप बिजनेस कंडक्ट ही नहीं कर रहे हो, तो ऐसे केस में लग रहा है कि आप एक फेक पर्सन हो, फेक बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो, आपकी रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल कर देंगे इमीडिएटली। दूसरा पॉइंट बोलता है इश्यूज इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आप बस लोगों को इनवॉइस इशू करते हो, गुड्स सप्लाई नहीं करते, फेक इनवॉइस इशू करके आईटीसी बांट के भाग के चले जाते हो, तो ऐसे लोगों का भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। पॉइंट 3 में अगर आपने 171 सेक्शन 171 के एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर्स को कंप्लाई नहीं किया तो भी कैंसिल हो सकता है। उसके बाद रूल 10A फर्निशिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये हमने देखा था 45 डेज वगैरह का टाइम होता है, अगर वो अपने डेज कंप्लाई नहीं किए और अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं फर्निश की वो 45 डेज का टाइम में, तो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। उसके बाद में आईटीसी अवेल किया लेकिन सेक्शन 16 और उसके जो रूल्स है उनको वायलेट करके आपने सेक्शन 16 और उसके रूल्स कंप्लाई नहीं किए और आईटीसी ले लिया तो भी कैंसिल हो सकता है। पॉइंट उसके बाद में बोलता है कि कंपैरिजन करेंगे, जीएसटीआर 1 और आपका 3B दोनों कंपेयर करेंगे। 1 के अंदर आपने सेल्स ज्यादा दिखाई है, लोगों को आईटीसी बांटने के लिए सेल्स ज्यादा दिखा दी, लेकिन 3B में जब गवर्नमेंट को टैक्स पे करना था तो आपने सेल्स कम दिखाई, ये गड़बड़ हो जाएगी तो भी वो कैंसिल हो जाएगा। एंड लास्टली रूल 86B अगर कंप्लाई नहीं किया, ये मैंने आईटीसी चैप्टर में बताया था कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का 99% आपको क्रेडिट लेजर से पे करो चलेगा, लेकिन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का 1% आपको कैश लेजर से ही पे करना होगा अगर 86B की एप्लीकेशन आप पे ऊपर अप्लाई होती है। लेकिन फिर भी अप्लाई होने के बाद में भी आपने अगर वो कंप्लाई नहीं किया, 1% से आपने कैश में पे करना किया नहीं किया, तो भी वो पर्सन के लिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। ये पूरी सर्कमस्टेंसेस है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको देख के जाना, मैंने बता दिया आपको। ये सेकंड वाले में सिर्फ प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल करेगा और फर्स्ट वाले में दोनों ही कैंसिल हो सकता है, वॉलंटरी भी हो जाएगा और प्रॉपर ऑफिसर भी कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो सस्पेंशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन का पहला ही पॉइंट मतलब थर्ड वाला पॉइंट जो ग्रीन में है वो बेसिक बात बोलता है कि ये दोनों टाइप्स के लिए अप्लाई होता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन वॉलंटरीली कैंसिल करनी है या फिर प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है, दोनों ही केसेस में क्या होगा, आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हो, प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए एक शो कॉज नोटिस इशू करता है। दोनों ही में इमीडिएटली कैंसिलेशन नहीं होता, एक ऑर्डर पास होगा वो आगे पास होगा, लेकिन जब तक वो ऑर्डर पास हो तब तक कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स चलती है, और जब तक ये कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स चल रही है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये है कॉन्सेप्ट, दोनों में अप्लाई होगा। लेकिन सब पॉइंट नंबर 3 के अंदर 3 सब पॉइंट्स हैं। ये जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला सब पॉइंट ब्लू वाला, ये एक अच्छी बात है, कंपैरिजन करते हैं रिटर्न्स की और उसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकते हैं। कंपैरिजन कब और कैसे होगी ये इस तरफ से देख लो, आपको बेटर समझ में आएगा। रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसका 3B उठाएंगे और उसी का 3-1 उठाएंगे और कंपेयर करके देखेंगे क्या गड़बड़ है, क्या मिसमैच है। दूसरा, रजिस्टर्ड पर्सन का 3B को उसके सप्लायर के जीएसटीआर 1 से कंपेयर करेंगे कि भाई आपका सप्लायर तो दिखा रहा है कि उसने इतनी इतनी सेल्स करी है और आपने अपनी 3B के अंदर इतनी इतनी परचेजेस दिखाई है, ठीक है, ज्यादा परचेज दिखाई है, इन्फ्लेट करके दिखाया,
ये सारी चीजें कंपेयर करके अगर प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो वो आपको क्या करेगा, पहले तो वो देखेगा कि ये सारी कंपैरिजन से पता चल रहा है देयर आर सिग्निफिकेंट इनकंसिस्टेंसीज और डिफरेंसेस, और वो डिफरेंसेस ऐसे हैं जिससे पता चल रहा है कि आपने कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया है, इंडिकेट दैट देयर इज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन, और वो प्रोविजन को इतना ज्यादा आपने कॉन्ट्रावेन किया है दैट इट माइट लीड टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो फ्यूचर में भले वो गुस्से में आके आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा, लेकिन फिलहाल क्या करेगा, आपकी रजिस्ट्रेशन को वो सस्पेंड कर देगा। ठीक है, वो सारी जांच पड़ताल करने के लिए फिलहाल आपकी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर देगा। तो ये पूरी बातें थी जो मैंने आपको सब पॉइंट 1 जो ब्लू वाला हाईलाइटेड है ना, ये इसके रिस्पेक्ट में मैंने आपको चार्ट से बता दिया। उसी के रिस्पेक्ट में नीचे जो ऑरेंज वाला पॉइंट है, सेकंड वाला सब पॉइंट बोलता है इंटीमेशन। जो भी पर्सन का ये लोग कंपेयर करके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाह रहे हैं उसको पहले तो इंटीमेट कर देंगे, उसके ईमेल पे डाल करके, उसको नोटिस भेज के पोर्टल पे डाल के उसको बता देंगे कि भाई ये गड़बड़ है, इतनी सारी इनकंसिस्टेंसी डिफरेंसेस है जिससे लग रहा है कि आपने कॉन्ट्रावेंशन की है और कैंसिलेशन हो जाएगी। आपको नोटिस भेजा जा रहा है, आप 30 डेज के अंदर रिप्लाई करके बताओ कि आपका कैंसिलेशन क्यों ना करें हम लोग रजिस्ट्रेशन का। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, येलो वाली बात बोलती है कि नो रिफंड ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड। मतलब प्रॉपर ऑफिसर, ये वाला केस कौन सा अप्लाई होता है, अगर प्रॉपर ऑफिसर ने सामने से, डिपार्टमेंट ने सामने से आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की प्रोसीडिंग चालू करी है, एंड उस केस में अगर आपके अगेंस्ट कुछ पैसा रिफंड बनता भी है तो आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा ड्यूरिंग द सस्पेंशन प्रोसीडिंग्स। बाद में सस्पेंशन पीरियड के टाइम पे बाद में भले ही दे दिया जाएगा जब फाइनली सब कुछ डिसाइड हो, लेकिन सस्पेंशन के पीरियड में आपको कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा अगर डिपार्टमेंट ने खुद कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की थी। नेक्स्ट यू हैव पीरियड ऑफ सस्पेंशन। क्या होगा पीरियड ऑफ सस्पेंशन, दोनों टाइप्स के लिए अलग अलग है। अगर वॉलंटरी कैंसिलेशन है तो जिस दिन से आपने अपनी कैंसिलेशन की एप्लीकेशन फाइल करी, या तो वो डेट या फिर उसमें अगर आपने डेट कोई लिख के रखी है कि मेरे को इस दिन से अपनी कैंसिलेशन करनी है, इन दोनों में से विच एवर लेटर वाली डेट लेना, और जो ये होगी स्टार्ट डेट आपकी सस्पेंशन की, और जो खत्म होगा वो होगा टिल द कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स आर, मतलब खत्म, कंप्लीशन ऑफ कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स। तो इतने पीरियड के लिए सस्पेंडेड रहेगा। और अगर डिपार्टमेंट की बात करें, उन्होंने सुओ मोटो अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का बात उठाया था, तो ऐसे केस में कब से स्टार्ट होगा सस्पेंशन, जिस दिन से प्रॉपर ऑफिसर डिटरमाइन करेगा वही डेट से, और कब तक चलेगा सस्पेंशन, जब तक कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड रहेगा। ये पॉइंट नंबर 4 था पीरियड ऑफ सस्पेंशन का। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 बात करता है नो टैक्सेबल सप्लाई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। ये एक अच्छी बात है, यहां पे एक बात समझो कि नो टैक्सेबल सप्लाई, आप सप्लाई करो एग्जेम्प्ट वाली, लेकिन टैक्सेबल सप्लाई आपको नहीं करनी ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड। दूसरी बात, रिटर्न फाइल नहीं करना अंडर रिटर्न अंडर सेक्शन 39, मतलब जीएसटीआर 3B आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों चीजें मत करो, टैक्सेबल सप्लाई मत करो और कोई भी आपको रिटर्न फाइल करने की, टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है 3B वाली। पॉइंट नंबर 5 के रिस्पेक्ट में एक छोटा सा बॉक्स आपको दिख रहा है, मैंने नहीं डाला है, मॉड्यूल में ही है और बैरेट में भी है। बोला कि व्हाट डू यू मीन बाय शैल नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई नहीं करने का मतलब ये होता है कि टैक्स इनवॉइस मत इशू करो और अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट मत करो। ये होता है दोनों मीनिंग, ठीक है। तो टैक्स इनवॉइस भी नहीं इशू करना और टैक्स भी कलेक्ट नहीं करना होता। लास्ट वाला पॉइंट सस्पेंशन का जो 6 पॉइंट बोलता है कि क्या आपकी सस्पेंशन रिवोक हो सकती है, मतलब बीच में आपको सब कुछ ठीक कर दिया जा सकता है क्या, कि आगे जाके कैंसिल ना करे, सस्पेंशन जो ऑर्डर पास किया था उसको रिवोक कर दे कि भाई कुछ नहीं सब नॉर्मल है। क्या वापस से जिंदा कर सकते हैं आपकी रजिस्ट्रेशन को? डेफिनेटली कर सकते हैं, दोनों केसेस में हो सकता है। मतलब अगर रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन चालू हो गई थी और जब पूरी कंप्लीट हो गई कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स और फाइनली ऑफिसर को पता चला कि ऐसी कोई भी गड़बड़ नहीं है, तो जैसे ही खत्म होगी वो बात, मतलब वहां पे पास कर देगा कि भाई आपकी जो रजिस्ट्रेशन है जो सस्पेंड करी थी वो हम रिवोक कर रहे हैं, अब आपकी रजिस्ट्रेशन जिंदा हो गई, वापस से नॉर्मल हो गई, जैसी थी वैसे ही कर दिया हम। या फिर ड्यूरिंग द कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स, खत्म होने तक का वेट नहीं करेंगे, बीच में ही अगर प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि हमने जो भी प्रोसीडिंग्स चालू करी है इसका कोई मतलब नहीं, ये पर्सन अच्छा है, तो वो आपकी सस्पेंशन को रिवोक कर देगा, मतलब आपकी रजिस्ट्रेशन को जिंदा कर देगा। आगे कैंसिलेशन के रास्ते पे नहीं जाएगा, पीछे आके आपकी रजिस्ट्रेशन को ओके कर देगा ताकि आप अपना बिजनेस करते रहो। लेकिन इन दोनों केसेस में गड़बड़ क्या होगी, भले बीच में रिवोक कर दे या फिर खत्म होने के टाइम पे रिवोक करे, दोनों ही केसेस में आपने तब पिछले दिनों जब आपकी सस्पेंडेड थी, आपने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया, कोई टैक्स कलेक्ट नहीं किया, टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं किया, जीएसटीआर 3B, तो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहे होंगे 2 पॉइंट्स ए और बी, आपके लिए 2 प्रोविजंस खोल दिए जाते हैं। अब आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो, उस पीरियड में जब आपने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया था तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर लो। और दूसरा, रिटर्न फाइल करने के लिए फर्स्ट रिटर्न सेक्शन 40 का, मतलब 1 मंथ से ज्यादा जितने भी पीरियड, पुराने पीरियड में आपने वो फाइल नहीं किए थे, डिटेल्स जितने इनवॉइसेस थे वो सब मिला करके जो भी अपकमिंग रिटर्न होगा वो आपका फर्स्ट रिटर्न माना जाएगा, और अब अपने सारे पेंडिंग जो भी ट्रांजेक्शन थे वो रिटर्न में डाल के फाइल कर देना। ये सस्पेंशन वाला था, अगर सस्पेंशन रिवोक किया जाता है तो क्या।
सस्पेंशन की बात खत्म हुई, अब बात करते हैं प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन। देखो पहला वाला जो 7th वाला पॉइंट है, इसके अंदर वो बात डिस्कस की गई है कि अगर वॉलंटरी कैंसिलेशन है तो क्या होगा। वॉलंटरी कैंसिलेशन जहां पे आपने खुद वो सर्कमस्टेंस हुए थे और उसके बेसिस पे आपने अपनी कैंसिलेशन एप्लीकेशन फाइल करी है, तो इन्होंने बोला जिस दिन से वो सर्कमस्टेंस हुए थे वहां से 30 डेज के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल कर देना और एप्लीकेशन के साथ में कुछ डिटेल्स आपको देनी होंगी। 7 के 1 के अंदर जो 3 सब पॉइंट्स दिख रहे छोटे छोटे 1 2 3, ये वाली बता रहा हूं क्या क्या डिटेल्स देनी होंगी। जो भी इनपुट्स आपके हाथ में है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स फॉर्म में, उन सारे इनपुट्स की डिटेल देनी है। जो भी कैपिटल गुड्स आपके हाथ में, उन सारे कैपिटल गुड्स की डिटेल देनी होंगी। लेकिन किस डेट पे? फ्रॉम द डेट ऑन विच द कैंसिलेशन इज सॉर्ट। जो भी डेट से आप कैंसिलेशन चाह रहे हो उन डेट की इनपुट्स और कैपिटल गुड्स की डिटेल्स देनी होंगी। साथ में बताना होगा कि क्या लायबिलिटी है। देखो ये इनपुट्स और कैपिटल गुड्स के ऊपर आपने आईटीसी लेके रखा है, अब आपको ये बिजनेस तो बंद कर रहे हो, तो ये जो भी आईटीसी वाला अमाउंट है गवर्नमेंट को देना होगा। तो लायबिलिटी एक बार के लिए बता दो कि ये इनपुट्स और कैपिटल गुड्स पे इतनी इतनी लायबिलिटी बनती है। और उसी के बाद सब पॉइंट 3 बोलता है कि जो भी आपने टैक्स पे कर दिया वो बता देना कि मैंने इतना इतना टैक्स पे कर दिया है, ये लायबिलिटी थी, इतना टैक्स पे कर दिया है। लास्ट पॉइंट है ऑरेंज वाला। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि सब कुछ ठीक है तो वो आपकी पूरी एप्लीकेशन देखेगा और सारी वो डिटेल्स और सारी डिटेल्स देखेगा जो भी आपने पे किया है, लायबिलिटी वगैरह कितना पे किया है, सब कुछ ठीक लग रहा है तो 30 डेज के अंदर, जिस दिन से आपकी एप्लीकेशन उसको रिसीव हुई वहां से 30 डेज के अंदर वो ऑर्डर पास कर देगा और आपकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा। ये वाला था वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है तो क्या होगा। अब ये आप एक बार के लिए ये देख लो, आपको यहां से समझ में आ जाएगा। वॉलंटरी कैंसिलेशन में 30 डेज में, आप जिस दिन से इवेंट हुआ वहां से 30 डेज के अंदर आपको फाइल करना होगा और आपकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी जाएगी और पूरी प्रोसीडिंग्स खत्म होने के बाद में फाइनली प्रॉपर ऑफिसर 30 डेज के अंदर ऑर्डर पास करता है। लेकिन ये कब से 30 डेज में? जिस दिन से आपकी एप्लीकेशन उसको रिसीव हुई थी वहां से 30 डेज के अंदर ये आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। सुओ मोटो वाले के बारे में बात करते हैं हम लोग। दूसरा वाला केस देखो, सुओ मोटो। अगर प्रॉपर ऑफिसर आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है तो पहले तो वो आपको शो कॉज नोटिस देगा, उसको लग रहा है ये सब गड़बड़ है, शो कॉज नोटिस देगा। 7 डेज के अंदर उसके शो कॉज नोटिस को रिप्लाई करना है। जिस दिन से सर्व हुआ था वहां से 7 डेज के अंदर रिप्लाई करना है। रिप्लाई करोगे तो आप प्रॉपर ऑफिसर के हाथ में डिसाइड होगा। उसको वो देखेगा आपकी रिप्लाई, अगर सब कुछ ठीक लग रहा है तो ही विल ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स और आपकी रजिस्ट्रेशन को जो भी उसने सस्पेंड करी थी जिंदा कर देगा। उसी के अंदर पॉइंट 2 का जो सेकंड सब पॉइंट बोलता है कि अगर आपको शो कॉज नोटिस दिया था, वो रिटर्न फाइल करने के लिए बोला गया था कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किए, सारे रिटर्न फाइल कर दो, और वो पर्सन ने रिप्लाई ना करके सारे रिटर्न्स फाइल कर दिए, पेंडिंग रिटर्न्स फाइल कर दिए, जो भी टैक्स था वो पे कर दिया, लायबिलिटी, इंटरेस्ट, टैक्स, फी, पेनल्टी जो भी थी सब पे कर दिया, तो भी वो ड्रॉप कर देगा प्रोसीडिंग्स, कोई भी एक्शन नहीं लेगा और आपकी रजिस्ट्रेशन को वापस से जिंदा कर देगा ऑर्डर पास करके। लेकिन जो लास्ट वाला है पॉइंट नंबर 2 का थर्ड वाला सब पॉइंट बोलता है कि अगर गड़बड़ लग रही है और प्रॉपर ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड कि आपने जो भी गड़बड़ किया, जो भी किया उसको ठीक नहीं लग रहा है, तो वो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। 30 डेज के अंदर ऑर्डर पास कर देगा। जिस दिन से आपके शो कॉज नोटिस का रिप्लाई उसको मिला था वहां से 30 डेज के अंदर वो ऑर्डर पास करके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। ये मेरे को आपको जो डिस्कस कराना था। अब आप यहाँ पे देखो, पहले वाले केस में वॉलंटरीली में जहां से हुई थी अपनी सर्कमस्टेंस, वहां से 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन फाइल करोगे, फिर कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स चलेगी और बाद में फाइनली डिसाइड करके वो या तो अप्रूव या रिजेक्ट जो भी है आपकी रजिस्ट्रेशन का वो ऑर्डर पास करके बता देगा। दूसरा वाला सुओ मोटो है तो पहले तो वो खुद ही शो कॉज नोटिस इशू करेगा। जिस दिन से उसको रिप्लाई मिलता है वहां से 7 डेज के अंदर वो सारी चीजें चालू करेगा। असेसी का जो भी उसने देखा है, रिप्लाई आने के बाद में कैंसिलेशन प्रोसीडिंग चालू करेगा और कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स के बाद में जिस दिन से रिप्लाई आया वहां से 7 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा ऑर्डर पास करके या फिर ड्रॉप कर देगा प्रोसीडिंग जो भी है। ये ड्यूरिंग दैट पीरियड जो सस्पेंशन होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब बाकी कुछ नहीं बचा। कैंसिलेशन की टाइम लिमिट आप देख लो 30, 30, 7, 30। अगर आप कर रहे हो तो 30, 30 होगा और अगर प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो कर रहा है तो पहले 7 डेज, मतलब शो कॉज नोटिस इशू करता है वहां से रिप्लाई देने के लिए 7 डेज का टाइम है। 7 डेज के अंदर रिप्लाई आ जाएगा तो 30 डेज के अंदर वो ऑर्डर पास करेगा। ये पूरी बातें थी। लास्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं जो अदर प्रोविजन है कैंसिलेशन का। इफेक्टिव डेट क्या होगी दोनों ही केस में, वॉलंटरी हो या फिर सुओ मोटो हो, जिस दिन से प्रॉपर ऑफिसर ने जो डेट लिखी थी ऑर्डर में वही इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन मानी जाएगी। पॉइंट नंबर 10 के अंदर जो आपको इतना बड़ा टेबल दिख रहा है, डू नॉट वरी, वो आईटीसी चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अभी भी मैंने बताया कि इनपुट्स और कैपिटल गुड्स की डिटेल देनी होती है जिस दिन पे कैंसिलेशन आप मांग रहे हो। तो वो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स में आपको कैसे अमाउंट डिटरमाइन करना है, क्या लायबिलिटी होगी, मैंने आईटीसी चैप्टर में बताया था। इनपुट्स का जो भी करस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस है उन इनवॉइस पे जो भी आईटीसी का अमाउंट है वो ले लो, प्लस आउटपुट टैक्स पेएबल ऑन सच इनपुट्स वो कंपेयर करना, दोनों में से जो भी हायर वैल्यू होगी ये हो जाएगी इनपुट्स की टैक्स लायबिलिटी।
और कैपिटल गुड्स के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना होता है, मैंने बताया था वहां पे। कैपिटल गुड्स की जो आईटीसी उसको मल्टीप्लाई करना रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन मंथ्स, कंप्लीट मंथ्स डिवाइड बाय टोटल यूजफुल लाइफ, ये फॉर्मूला से एक आंसर आएगा। कंपेयर करना टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, इन दोनों में से जो भी हायर होगा ये आपको पे करना होता है कैपिटल गुड्स के रिस्पेक्ट में। ऑलरेडी डिस्कशन आईटीसी चैप्टर पॉइंट 11 छोटा सा पॉइंट है। सेक्शन 29 खत्म हो जाएगा। मिसलेनियस प्रोविजंस, अगर टैक्स लायबिलिटी पता चलती है बाद में, कैंसिलेशन हो गई उसके बाद में पता चला कि कुछ टैक्स लायबिलिटी निकलती है, तो प्रॉपर ऑफिसर आपसे वसूल कर पाएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि अब तो मेरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, मैं कुछ नहीं जानता। अगर उसने बाद में भी डिटरमाइन किया पहले की लायबिलिटी थी तो भी आपको पे करना पड़ेगा, और पहले की लायबिलिटी डिटरमाइन भी कर ली थी, आपने पे नहीं किया, अभी आपसे वसूल करने आ रहे हैं, तो भी आपको देना ही होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि अब मैं पैसा नहीं दूंगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट उसके बाद इंटीमेशन का है। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करी जाती है तो आपको ईमेल के थ्रू मोबाइल नंबर जो भी आपका डिटेल्स दी हुई है रजिस्टर्ड डिटेल्स, उसके ऊपर वो कम्युनिकेट करके बता देंगे। डीम्ड कैंसिलेशन का प्रोविजन मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में बताया था, सेक्शन 26 वाला, वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है, लेकिन ये कैंसिलेशन के लिए अप्लाई होता है। अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन सीजीएसटी एक्ट में कैंसिल करी है तो बाकी एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी में अलग से एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है, वो सब उसी के भाई बहन है, सीजीएसटी एक्ट के ही सारे भाई बहन है। तो एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी में डीम्ड कैंसिलेशन मान लिया जाएगा। ये पूरी बातें थी 29 की। लास्ट सेक्शन 30 देखते हैं और उसके बाद केस खत्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट सेक्शन, सेक्शन 30 बात करता है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी, ऑर्डर पास हो गया, क्या वापस जिंदा हो सकता है? आंसर इज यस, हो सकता है। यहाँ पे एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। देखो, रिवोकेशन सस्पेंशन की भी हमने पढ़ी थी, वो अलग चीज है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। सस्पेंशन हो गई थी, उसको ऑफिसर रिवोक कर देता है, वो अलग चीज है। कैंसिलेशन ऑर्डर पास हो गया, अब तो भाई सब कुछ खत्म हो गया। ऑर्डर पास होने के बाद में भी आपको आपकी रजिस्ट्रेशन को जिंदा किया जा सकता है। यहाँ पे 3 पॉइंट दिख रहे हैं। पहला वाला पॉइंट बोलता है आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, लेकिन एप्लीकेशन के आगे एक स्टार है, पहले एक स्टार है, वो स्टार आपको नीचे कनेक्ट कर रहा है। वो बोलता है कि एप्लीकेशन फाइल करने के पहले आपको रूल 10B कंप्लाई करना होगा। रूल 10B इज आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं की थी, ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन को आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए रूल 10B कंप्लाई करना होता है। तो रूल 10B कंप्लाई कर लो, उसके बाद में ही आप एप्लीकेशन फाइल कर पाओगे, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशन में बोला कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करी, ऑर्डर सर्व हुआ था, तो डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, जिस दिन से ऑर्डर सर्व हुआ वहां से 30 डेज के अंदर आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी प्रॉपर ऑफिसर को, जिसमें रिवोकेशन के लिए आपको बोलना होगा। एक्सटेंशन मिलता है, आंसर इज यस, डेफिनेटली 2 बार एक्सटेंशन मिलता है। पहला एक्सटेंशन अगर आप 30 डेज में नहीं कर पा रहे हो तो पहला एक्सटेंशन आपको मिलता है एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर से, मैक्सिमम 30 डेज का, और उसके बाद में फिर और एक एक्सटेंशन मिल सकता है। कमिश्नर के पास पावर है फर्दर 30 डेज का एक्सटेंशन दे सकता है। तो 30 डेज ओरिजिनल पीरियड प्लस 30 डेज एक्सटेंशन एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर देगा, प्लस और 30 डेज का भी मैक्सिमम एक्सटेंशन ज्वाइंट कमिश्नर कमिश्नर दे सकता है। टोटल 90 डेज का टाइम हो जाएगा। अब आपने ये जो भी है मैक्सिमम 90 डेज में आप अपना एप्लीकेशन फाइल कर दोगे। प्रॉपर ऑफिसर के पास में आपकी एप्लीकेशन पड़ी हुई है, वो एप्लीकेशन देखेगा, 30 डेज का टाइम है, या तो 30 डेज के अंदर वो अप्रूव करके बोल दे कि भाई सब कुछ ओके है, मैं आपकी रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर दूंगा, जो भी कैंसिल की थी उसको रिवोक कर दूंगा, या तो रिजेक्ट कर दे कि भाई नहीं कुछ भी नहीं होगा। या फिर अगर उसको लग रहा है कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ है तो वो एक आपको नोटिस इशू करेगा 30 डेज के अंदर, डिमांडिंग द क्लैरिफिकेशन, इंफॉर्मेशन और जो भी चीजें उसको चाहिए, ठीक है। ये 30 डेज के अंदर उसने वापस आपको भेज दिया। अब आपके पास में वापस में आ गया वो डॉक्यूमेंट, जो भी है उसका नोटिस। यहां से 7 वर्किंग डेज का टाइम है आपको उसको रिप्लाई करने का, जो भी उसने मांगा है, जो भी उसने नोटिस में डिटेल्स मांगी, जो भी पूछा है क्लैरिफिकेशन, वो सब कुछ सबमिट करना होगा। अब 7 वर्किंग डेज के अंदर आपने अपने जो भी डिटेल्स फर्निश कर दी, फिर वापस प्रॉपर ऑफिसर के पास में आपकी वो रिप्लाई पहुंच गई है, वहां से लास्टली ऑफिसर के पास में 30 डेज का टाइम है। वो 30 डेज के अंदर जिस दिन से रिसीव होगा उसको आपकी रिप्लाई, वहां से वो डिसाइड करके बता देगा कि भाई आपकी अप्रूव की जाती है, रिजेक्ट, मतलब अप्रूव कर दिया तो जिंदा हो जाएगी, आपकी रिजेक्शन जो कैंसिलेशन थी उसको रिवोक कर देंगे। और अगर रिजेक्ट हो गया, मतलब आप जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि रिवोक कर दो, उसको रिजेक्ट कर दिया, नहीं भाई कुछ रिवोक नहीं होगा, आपकी अभी खत्म हो गई किस्सा कहानी। ये देख लो, यहाँ पे आपको इस टेबल से समझ में आ जाएगा, आ ही जाना चाहिए, ठीक है। पहला वाला पॉइंट मैंने आपको बताया कि नॉर्मल केस में क्या होगा, विद इन 30 डेज 30 डेज करके, ठीक है। 30 डेज आपको फाइल करने हैं, ओरिजिनल पीरियड प्लस मैक्सिमम 30 प्लस मैक्सिमम 30, ये आपका टोटल 90 डेज हो जाएगा एप्लीकेशन फर्निश करने का। पीओ का इनिशियल रिस्पॉन्स आता है 30 डेज के अंदर, उसके बाद में सब कुछ ओके, यहाँ पे कुछ होता नहीं है। दूसरे केस में 30 90 हो गया, पीओ का इनिशियल रिस्पॉन्स आया 30 डेज के अंदर, उसके अंदर आया एक नोटिस, आपको नोटिस दिया गया कि डिटेल्स फर्निश करो। अब आ गई बात, आपके पास में 7 वर्किंग डेज का टाइम है, और वर्किंग डेज के अंदर आपको 7 वर्किंग डेज के अंदर जवाब देना है। आप अपना जवाब दोगे, लास्ट में वापस प्रॉपर ऑफिसर को, जिस दिन से आपका
रिसीव होगा वो डिटेल्स, वो आपको 30 डेज के अंदर जवाब दे देगा और बता देगा कि फाइनली अप्रूव है, रिजेक्ट है, वॉट एवर। यहाँ पे कोई डीम्ड अप्रूवल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, जो भी है यही, ठीक है। प्रॉपर ऑफिसर को एक्चुअली एक ऑर्डर पास करना होगा। ये पूरी बातें थी, ये पूरा सेक्शन 30 खत्म हो गया, रजिस्ट्रेशन चैप्टर खत्म हो गया। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर स्टडी टाइम। अब टाइम बहुत कम बचा है, मेरे पास भी ज्यादा चैप्टर्स लाने के लिए मतलब आपका टाइम खराब होगा। मैं प्रॉब्ली 2 या 3 ही चैप्टर्स अब कवर कर पाऊंगा। एक तो मुझे रिटर्न्स वाला चैप्टर बताना है, रिटर्न्स का मैं एक वीडियो बना दूंगा 1-2 दिन में, और पेमेंट ऑफ टैक्स के ऊपर एक अमेंडमेंट आई है सेक्शन 50 के अंदर, ये मैं कर दूंगा। एंड लास्टली एक ऑफेंसिव एंड पेनल्टीज वाला चैप्टर भी मेरे को एक रिक्वायरमेंट आई है, तो वो भी मैं एक बना के दे दूंगा। मैं बहुत फटाफट बना रहा हूँ बट टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं करता हूँ, ठीक है। ये 2-3 चैप्टर जो भी मेरे लाइंड अप है वो करूंगा। ऑफेंसिव पेनल्टीज भी होगा, थोड़ा आगे पीछे होगा लेकिन वो भी हो जाएगा। एंड बस ये 2-3 चैप्टर करेंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, बाय।